जी, आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम जैन साइंस एंड एबिलिटी जो है उसको पढ़ रहे हैं, और उसमें हमने आउटलाइन उसकी बना ली है। उसका बुनियादी जो स्ट्रक्चर है वो हमने बना लिया है। उसकी जितनी भी बेसिक्स हैं वो हमने कवर कर ली हैं। और जो हमने फिजिक्स है उसकी बेसिक्स देखी थी। उसके बाद हमने कुछ सोलर सिस्टम की बात की थी। हमने अर्थ की बात की थी। हमने उसके बाद जो कि हमारे पास है लेयर्स है एटमॉस्फेयर की, वो देखी थी। उसके बाद हमने सोलर, इसके अलावा ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, क्लाइमेट चेंज है, ग्लोबल वार्मिंग है, एसिड रेन है, ये सारी बातें की थी। इसके बाद कल के लेक्चर जो कि प्रीवियस लेक्चर था, इसमें हमने मेजर इन्वेंशन जो हुई हैं साइंस की फील्ड के अंदर उसकी बात की थी। फिर हमने जो है ना फेमस एमएनसीज जो है ना, यानी मल्टी नेशनल कंपनीज जो हैं, उनको देखा था। इसके अलावा हमने जो ब्रांचेस हैं, जो मोटी मोटी ब्रांचेस हैं साइंस की, उनको कल हमने देखा था। यहाँ तक हम आज तक साइंस का ये पढ़ चुके थे। तो आज जो है हम ने अपना एक मेजर कंटेंट दूसरा शुरू करने लग रहे हैं, जो कि है बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री। बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री। यहाँ ये बात आपको ज़हन नशीन होनी चाहिए कि हमने जो बेसिक्स ऑफ फिजिक्स पढ़ा है उसमें दो चार चीज़ें हमने कवर नहीं की। वो हम मीन वाइल हम जो है ना केमिस्ट्री के बाद में वक्त मिलेगा, या हम जब बायोलॉजी पढ़ेंगे उस वक्त में वक्त मिलेगा, तो वो उसके साथ हम आज पुट अप कर देंगे। तो जहाँ पे आपने फिजिक्स की बेसिक्स लिखी हैं तो उसके साथ एक दो पेजेस छोड़ दें। इसी तरह केमिस्ट्री की लिखिएगा तो उसके साथ भी एक दो पेजेस छोड़ देने हैं आपने। बायोलॉजी की लिखनी है तो बायोलॉजी के साथ भी आपने एक दो पेज छोड़ देने हैं, क्योंकि सम टाइम वो वक्त की कमी की वजह से वो टॉपिक लेंथी होता है तो उसमें हम नहीं कवर करते। फिर वो जब आगे टाइम होता है तो हम उसको कवर कर लेते हैं, लेकिन हम जनरल साइंस के अंदर ही इसको कवर करेंगे। तो केमिस्ट्री है, इसकी बेसिक्स हम आज करेंगे। तो अब जो केमिस्ट्री है ये साइंस की एक बड़ी फील्ड है। ये भी जिस तरह फिजिक्स आपकी नाइन्थ से स्टार्ट होती है, उसके बाद टेंथ में पढ़ते हैं, 11th 12th से ऑनवर्ड्स आप पीएचडी तक इसको आप पढ़ते हैं। तो सेम इसी तरह जो केमिस्ट्री है ये भी वैसे ही है। अब केमिस्ट्री किस चीज़ को डील करती है? केमिस्ट्री जो है ना, आप जिस तरह मैंने फिजिक्स की एप्लीकेशंस बताई थी, इसी तरह केमिस्ट्री की क्या एप्लीकेशन। केमिस्ट्री में आप जिस तरह बात की थी उसी एग्जांपल को मैं दोबारा लेकर स्टार्ट करता हूँ। सुबह सुबह आप उठते हैं। उठने के बाद आप जो है ना वो मुंह हाथ धोते हैं और आप ब्रश करते हैं। तो जो आप ब्रश करते हैं तो ब्रश के लिए जो पेस्ट इस्तेमाल करते हैं, वो पेस्ट कैसे बना है, उसके अंदर क्या कुछ था, उसका क्या प्रोसीजर था, उसके बेसिक जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे वो कौन से थे, उनको किस कंसंट्रेशन में डाला गया, उसको कैसे बनाया गया, ये हमें केमिस्ट्री बताती है। जब आप उसके बाद आपने पेस्ट कर लिया, उसके बाद आपने जो है ना वो आप नाश्ता किया तो आपके सामने जो एक आपने जो भी जो है ना मील इस्तेमाल किया, सालन इस्तेमाल किया, सालन के अंदर जो भी सालन आपने खाया उसके अंदर बेसिक जो अज्जाए तरकीबी थी वो कौन से थे, किस कंसंट्रेशन में कैसे पुट किए, वो कैसे बना सारा, ये चीज सब की सब क्या है, ये केमिस्ट्री ही है। उसके बाद ये तो जनरल बात हुई। आप जितने भी किस्म के आप जो है ना खुशी के मौके पे आप डिफरेंट किस्म के जूसेस पीते हैं, आप डिफरेंट किस्म के मशरूबात इंजॉय करते हैं, ठीक है। तो ये सारा कुछ क्या है, ये सब क्या है, केमिस्ट्री के एम्बेड में आता है। इसके अलावा जब कभी आप बीमार होते हैं तो आप मेडिसिन लेते हैं। तो मेडिसिन क्या है, मेडिसिन भी आपकी केमिस्ट्री की ही मरों में मेहनत है। तो ये मैंने आपको दो चार एग्जांपल्स बताई हैं, इसके अलावा इनफिनाइट जो है ना नंबर ऑफ एग्जांपल्स हैं। और ये एक इंतहाई इंपॉर्टेंट फील्ड है जिसके बगैर हमारी जो है ना लाइफ्स हैं वो नामुकम्मल है। तो इसमें हमारी जितनी भी मेडिसिन इंडस्ट्री है, हमारी फार्मास्यूटिकल में बहुत कुछ आ जाता है, हमारे इस खाने पीने के हवाले से, बहुत से और मामलात के हवाले से हमारे बॉडी के अंदर रिएक्शंस हो जाते हैं बहुत सारे, ठीक है। तो ये तमाम मामलात को जो जो सब्जेक्ट डील करता है उसको हम केमिस्ट्री कहते हैं।
उसको हम केमिस्ट्री कहते हैं। तो केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम किसकी बात करते हैं, जिसमें हम केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं, केमिकल चेंजेस और केमिकल रिएक्शंस की बात, केमिकल चेंजेस एंड केमिकल रिएक्शंस। Chemistry is the branch of the science which deals chemical reactions, chemical changes and chemical reactions. अब हम इसको मजीद खोलने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक तो आपको ये पता चला कि केमिस्ट्री एक साइंस की फील्ड है जिसकी जो एप्लीकेशन है वो जगह जगह है, और इसकी जो एप्लीकेशंस है उसको आप किसी एक सेगमेंट, एक किसी एक सेक्टर, किसी एक फेसेट ऑफ लाइफ पे अप्लाई नहीं कर सकते, बल्कि ये जो है ना, इसकी जो एप्लीकेशंस हैं वो बड़ी डाइवर्स है, और जो है ना, इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। ये तो आपने देख लिया। फिर हमने बात की कि इसकी डेफिनेशन क्या है, तो आपने देख लिया कि केमिस्ट्री जो है ना साइंस की फील्ड एक ब्रांच है जो कि केमिकल रिएक्शन, केमिकल चेंजेस को डील करती है। तो यहाँ तक मैंने अब तक आपको क्या बताया, अब तक बताया कि जनरल साइंस एबिलिटी में हमने क्या पढ़ा, उसमें आज हम केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, और केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस क्या है, और केमिस्ट्री हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये उसके बाद केमिस्ट्री की क्या डेफिनेशन डेफिनेशन है। तो अब तक मैंने आपको ये सब बताया है। तो अब जरा मुझे एक दफ़ा कंफर्म कर दें कि जो बुनियादी चीज़ है वो आप सबको क्लियर हो गई है कि केमिस्ट्री हम क्यों पढ़ रहे हैं, और जो रिकैप था वो लेक्चर का क्लियर हो गया है। फिर हम डिटेल में जाते हैं। एक दफ़ा मुझे कंफर्म कर दें, आवाज़ की भी मुझे आइडिया हो जाएगा, और साथ में ये भी पता चलेगा कि आपने चीज़ को गेट कर लिया है। हाँ जी, केमिस्ट्री का पता चल गया, वाई वी आर सो फोकस्ड अबाउट इट। हाँ जी, बता दें, चैट में बता दें। आवाज़ आवाज़ नहीं आ रही कहीं? ठीक हो गया। टाइमली बताया करें ताकि मैं समझ रहा था शायद आवाज़ नहीं आ रही। अच्छा जी। तो ये तो पता चल गया आपको केमिस्ट्री इतनी इंपॉर्टेंट फील्ड है। अब केमिस्ट्री में जो है ना, हम स्टार्ट करते हैं। तो केमिस्ट्री में जो सबसे पहली पहली चीज़ है ना, उस पे हम आते हैं। आपके पास कोई भी चीज़ है, आप अपने इर्द गिर्द नज़र घुमाएं, आपको एक कोई ना कोई बुक नज़र आएगी, आपको कहीं ना कहीं आपके सराउंडिंग में पेन नज़र आएगा, मोबाइल नज़र आएगा, जो है वाइट बोर्ड नज़र आएगा, आपको ज़मीन नज़र आएगी अपने इर्द गिर्द, अगर आप नज़र घुमाएं तो डिफरेंट किस्म की चीज़ें अगर आपको मिलती हैं, आप उसमें से कोई भी चीज़ उठा लें, बुक उठा लें, पेन उठा लें, बाल मोबाइल उठा लें, वाइट बोर्ड उठा लें, कुछ भी उठा लें, आप मिसाल के तौर पर बुक उठा लें। ठीक है, आप बुक आपने उठाई, आपके बुक, ये आपके सामने एक बुक है जिसमें बहुत ज़्यादा पेजेस हैं। आप उसमें से जनाब उसके एक पेज को निकालें बाहर, उस पेज के छोटे छोटे टुकड़े करें, करते जाएं, बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े, करते जाएं, 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 करते, एक ऐसा छोटे से छोटा टुकड़ा जरूर आ जाएगा जो कि आपको नजर नहीं आएगा। ठीक है, जो नजर नहीं आएगा, और आप कह सकते हैं कि वो जो नजर ना आने वाला एक टुकड़ा है, वो इस असल का, उसके अंदर असल जो है ना, ये जो पेज है, तो वो उसके अंदर असल की तमाम इंफॉर्मेशन मौजूद है, और वो असल की नुमाइंदगी जरूर करता है। हाँ, है बहुत छोटा, लेकिन वो उससे पता चल सकता है कि ये पेज है। इसी तरह एक लकड़ी है, लकड़ी का छोटा से जरा जितना भी आप कर देंगे, लेकिन उससे पता जरूर चलेगा कि ये लकड़ी है, और लकड़ी और ये कागज का टुकड़ा ये दो अलग चीजें हैं। तो कौन सी चीज है जो एक कागज के छोटे से छोटा टुकड़ा जो कि नजर नहीं आता, और लकड़ी छोटे से छोटा जरा जो इसका नजर नहीं आता, तो कौन सी चीज है जो उनको आपस में अलग रखती है, उनकी नफरादियत को बरकरार रखती है, वो कौन सी ऐसी चीज है? वो हमें जो इस चीज को आंसर करने के लिए जो फील्ड हमें बताती है वो क्या है, आपकी केमिस्ट्री है। और केमिस्ट्री क्या कहती है कि ऐसा छोटे से छोटा जरा जो मजीद तकसीम नहीं हो सकता, इनडिविजिबल है। ठीक है, इनविजिबल तो है ही है, साथ में इनडिविजिबल भी है, जो तकसीम नहीं हो सकता, वो क्या है जी? उसको उसने नाम दे दिया कि वो जो छोटा से छोटा जरा है जो तकसीम नहीं हो सकता, उसका उसने नाम दे दिया, ये क्या है? एटम है। ये क्या है? एटम है। एटम का जो लफ्जी मतलब है वो यही है, एटम का इनडिविजिबल, ऐसा जरा, इनडिविजिबल ऐसा जरा जो कि ना तकसीम नहीं हो सकता,
उसको उसने नाम दे दिया ये एटम है। और ये उस पर्टिकुलर चीज का एटम है। इसका मतलब लकड़ी का एटम अलग होगा, कागज का एटम अलग होगा, मोबाइल का एटम अलग होगा, वाइट बोर्ड, यानी दुनिया की हर चीज जो कि आपको डिफरेंट नजर आती है, तो उसका जो डिफरेंस है उसके अंदर वो किस बेस पे है, वो उसके एटम की वजह से। जिस तरह एक इंसान होता है, इंसान एक इंसान होता है, इंसान के जो जीन्स होते हैं, इंसान का जो डीएनए होता है, वो भी हम देखेंगे डीएनए क्या होता है। उस डीएनए के अंदर इंसान की कंप्लीट इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। और डीएनए एक बिल्कुल ना नजर आने वाला एक जरा कह सकते हैं हो सकता है, जिस तरह वो, लेकिन वो उसको उसके अंदर उसके अंदर तमाम इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। आप उसको देख के तो कुछ नहीं पता चलता, बल्कि नजर भी नहीं आता वो। लेकिन एक इंसान का डीएनए, एक इंसान से दूसरे इंसान का डीएनए, एक जानवर का डीएनए में उसके अंदर तमाम इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। तो ऐसा छोटे से छोटा जरा जो तकसीम नहीं हो सकता, उसको क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। इसको कहते हैं इनडिविजिबल। अब जब हम एटम को देखते हैं तो ये हमारे पास बुनियादी जो कंसेप्ट एटम का वही है। अब एटम होता क्या है, कैसे बनता है, इसकी क्या कंपोजिशन होती है, इसको हम देखने की कोशिश करते हैं। तो एटम जो भी है, जिस चीज का भी एटम है ना, उसके अंदर स्ट्रक्चर सेम होगा। अगर फर्क होगा तो उसके अंदर खास जर्रे हैं उनका फर्क होगा, बाकी उसका जो जो उसका स्ट्रक्चर है वो सेम रहेगा। एटम को हम समझने के लिए क्या कह सकते हैं, जो कोई भी एटम होगा ना, तो उस एटम के अंदर क्या होगा, एक एक और जरा होगा। ये एक मिसाल के तौर पर ये एक एटम है, ये मैंने बहुत बड़ा एटम बना दिया, एटम तो नजर भी नहीं आता ना। ठीक है, ये आपके समझने के लिए, ये एक एटम है। इस एटम के अंदर क्या है, एक और जनाब ऐसे जो है ना, एटम के अंदर एक और जरा है, मोटा सा गोल सा। इसको हम कहते हैं, ये इस एटम का क्या है, ये एटम का न्यूक्लियस है। ये एटम का क्या न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के अंदर दो तरह के ज़रात हैं, दो तरह के जो है ना हमें पार्टिकल्स पाए जाते हैं। एक तरह के, दूसरे तरह के। एक को हम कहते हैं प्रोटॉन्स, और एक को कहते हैं हम न्यूट्रॉन्स। ठीक है, एक प्रोटॉन्स एक तरह के ज़रात हैं, और एक के हैं न्यूट्रॉन्स जिनको हम कहते हैं। और ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन किसके अंदर है, एक और सर्कल के अंदर, एक और बॉक्स के अंदर है, जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। और ये जो एटम है, ये जस्ट लाइक ऐसा ही है जिस तरह हमारा सोलर सिस्टम है। इसके गिर्द डिफरेंट किस्म के ऑर्बिट्स हैं। जिस तरह हमारे ऑर्बिट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में, इसके गिर्द भी ऑर्बिट्स हैं। उन ऑर्बिट्स में कुछ जो है ना ज़रात हैं, जो पार्टिकल्स हैं, वो मौजूद हैं। तो उन ऑर्बिट्स में, यानी उन मदारों में जो पार्टिकल्स मौजूद हैं, उनको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन। जरे को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन। अब जब एटम का लफ्जी मतलब, आप हैरान होंगे कि लफ्जी मतलब तो इसका यही था, इंडिविजिबल। तो जब ये नाकाबिल तकसीम था, तो उसमें से फिर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये तो निकल आया ना, तो इसका मतलब ये काबिल तकसीम है। तो शुरू में जब इसका नाम रखा गया, तो इसका नाम रखा गया इंडिविजिबल, यानी तकसीम नहीं हो सकता। लेकिन बाद में रिसर्च ने साबित किया, तो इसके अंदर भी छोटे छोटे न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स ये मौजूद हैं, तो इसका मतलब ये काबिल तकसीम है। लेकिन ये बाद में रखा, शुरू में जब ये इसका नाम एटम रखा गया, उस वक्त इसका कोई जर्रे के बारे में, किसी पार्टिकल के बारे में कोई शायबा तक नहीं था। ठीक है, तो ये यहाँ तक ये एटम हो गया। इसका वही बात आप समझ गए कि एटम है, एटम को इंडिविजिबल कहते हैं, यानी जो नाकाबिल तकसीम है, लेकिन तकसीम हो चुका है, इसके अंदर ये जरा आता है। तो उस एटम का जो एक स्ट्रक्चर है, उसके अंदर सेंटर में क्या है, एक न्यूक्लियस है, जिसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं, इसके गिर्द ऑर्बिट्स हैं। ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक हो गया जी। तो अब यहाँ तक तो आपको हो गया क्लियर कि ये है एक एटम का बुनियादी स्ट्रक्चर। अब ये जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनकी तादाद चेंज करने से आपका जो एटम है वो बदल जाता है। और उसका उसका जो असल रूह है वो ही बदल जाती है। जैसा कि एक अगर अगर लकड़ी है, उसका जो एटम है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद मुख्तलिफ होगी। इसी तरह जो कागज़ होगा, उसके एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स की तादाद मुख्तलिफ होगी। इसी तरह मोबाइल है, उसका छोटा से छोटा जो एटम होगा, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की तादाद मुख्तलिफ होगी। और ये जो तादाद का मुख्तलिफ होना है, ये ही उनको एक अलग जो है ना उनके एक स्टेटस देती है। यही चीज़ उनकी इनफरादियत को बरकरार रखने में इस्तेमाल होती है। यहाँ तक तो बात हो गई क्लियर कि हमारा ये एक बुनियादी जो है ना एक स्ट्रक्चर है। अब दुनिया में जितने भी एलिमेंट्स पाए जाते हैं, दुनिया में बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स पाए जाते हैं डिफरेंट किस्म के। ठीक है, तो उन एलिमेंट्स
कुछ डिफरेंस है वो इनके इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स इनकी तादाद पर ही होता है। तो अब तक जितने एलिमेंट डिस्कवर हुए हैं, बहुत सारे डिस्कवर हुए हैं और बहुत सारे डिस्कवर नहीं हुए, जितने अब तक डिस्कवर किए गए हैं उन तमाम एलिमेंट्स को एक चार्ट की सूरत में लिख दिया गया है। जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स अब तक डिस्कवर हुए हैं उनकी तमाम को, उनकी जो लिस्ट है उसको एक चार्ट की सूरत में, एक टेबल की सूरत में लिख दिया गया है। और वो किसने लिखा है? वो केमिस्ट ने लिखा है, यानी जो केमिस्ट्री को समझते हैं, केमिस्ट्री दान है, उन्होंने इसको लिख दिया है। और वो कहते हैं कि इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स मौजूद हैं इन सब की एक आइडेंटिटी है, ये एक दूसरे से डिफरेंट हैं, ये एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं और ये एक दूसरे से अलग हैं। और इनके अंदर फर्क किस चीज़ का है? फर्क इसके अंदर किस चीज़ का है? फर्क इसके अंदर उनके दरमियान नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का है। और इस टेबल को, इस ग्राफ को, उसने जो ग्राफ तो नहीं कह सकते, टेबल को या इस चार्ट को उन्होंने नाम दिया पीरियोडिक टेबल का। पीरियोडिक टेबल। अब प्रोडक्ट टेबल का क्या मतलब है? प्रोडक्ट टेबल में दुनिया के जितने भी एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं आज तक, उन्होंने क्या किया, उसको एक टेबल की सूरत में लिख दिया, उन तमाम एलिमेंट्स को लिख दिया। और उनके साथ कैसे लिखा? उनके साथ एलिमेंट्स को लिख दिया और उनमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनमें कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, उनमें कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, इसकी बेस पे उनको जो है उसको कैटेगराइज करके बता दिया कि इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं। और उसकी बेस पे उसका अपनी एक आइडेंटिटी बना दी और उनको डिफरेंट किस्म के यहाँ पे रोज और कॉलम्स में तरतीब दे दिया। रोज और कॉलम्स में इसको तरतीब दे दिया। तो इसकी जो रोज हैं, जो ये जो लाइन है, इसको रोज कहते हैं ना। ये जो रोज हैं इनको पीरियोडिक टेबल के पीरियड्स कहा जाता है। ठीक है, पीरियोडिक टेबल के इनको पीरियड्स कहा जाता है। और जो इस तरह करके हैं, ये पीरियोडिक टेबल के, ये जो इस तरह के बने हुए हैं इनको पीरियोडिक टेबल के ग्रुप्स कहा जाता है। मैं ग्रुप्स कह रहा हूँ, इनको कॉलम्स कहा जाता है। इनको पीरियोडिक टेबल्स के कॉलम्स का, ये कॉलम्स कहा गया, या इनको ग्रुप्स ग्रुप्स भी कहते हैं। और इनको क्या कहा गया? इनको पीरियड्स कहा गया। ये पीरियड्स हैं और ये क्या है? ग्रुप्स हैं। ये कॉलम्स भी किस जगह पे है, लेकिन आप दोनों याद रखें, कॉलम्स या ग्रुप्स, रोज या पीरियड्स। ठीक है, इसमें इनको लोकेशन में डिफरेंट जगह पे रख दिया और इसमें एक खास तरतीब के साथ इनको रखा। ऐसे नहीं रख दिया कि रैंडमली जो है डिस्कवर होता गया उसको रख दिया, एक खास तरतीब के साथ रखा। ठीक है, उस तरतीब को भी हम जरा देखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ तक मुझे बताया कि यहाँ तक सारी चीज़ें आपको ओके हो गई हैं, फिर हम आगे चलते हैं। हाँ जी बताइए, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको कि बुनियादी स्ट्रक्चर क्या है इसका? बता दें। क्या वजह है पता नहीं, आप या इसमें लेट चैट आ रही है या क्या वजह है? वॉइस में बता दिया करें अगर। हाँ जी, अभी लेट आ रही है बिल्कुल, ये अभी इकट्ठे मैसेज है। ठीक, अगर किसी का कोई सवाल छोटा मोटा है ना तो वो अपने पास लिख ले। ठीक है, और वो हम कर लेंगे। ठीक हो गया? हाँ जी, मुझे लेट मिल रहा है, ऐसे ही है। ठीक है, तो ये किसी ने कहा इलेक्ट्रॉन्स पर, तो रबानी थोड़ा आप हौसला रखें, ये सारी बातें मैंने बतानी है। सस्पेंस खराब करेंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा। उसकी वजह ये होती है कि एक पिक्चर बनानी होती है ना, एक सस्पेंस क्रिएट करना होता है। वैसे कोई ड्रामा देखना चाहता है, उसके अंदर एक क्लाइमैक्स बनाना होता है, एक प्लॉट बनाना होता है, फिर आपके सामने बताना होता है। अगर आप चीज़ें इस तरह बता देंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, लेक्चर के अगर एंड पे कोई चीज़ मिस हो जाए ना तो फिर आप बता दीजिएगा। अभी आप इस चीज़ें ना दिमाग में ना बताएं, आपको आती हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं नहीं, स्किप नहीं हुआ। वो जब हम कंप्लीट केमिस्ट्री पढ़ लेंगे उसमें अगर कोई चीज़ रह जाएगी तो फिर आपने भी बताना है। वैसे अभी ना बताया, अभी तो एक खास वजह से उसको नहीं बताया ना। ठीक हो गया जी, कोई भी इसमें मजीद बताने की जरूरत नहीं। जब आपको एक लेक्चर ले लें फिर एंड पे बताइएगा, फिर हम उसको देख लेंगे कुछ चीज़ अगर मिस हो जाती है। अच्छा जी, तो यहाँ तक बात होगी क्लियर कि इसके जो ना आ गए, तो उसके डिफरेंट किस्म के जो ना, मैंने आपको बताया तरतीब के हिसाब से इसको
रखा जाता है। अब इसमें दो जो चीज़ें हैं वो बड़ी ज़रूरी हैं, जैसे आपको बताया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और साथ में क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इनकी तादाद की बेस पे जो है ना जो एलिमेंट है वो बदल जाता है। ठीक है। अब इसमें हम दो टर्मिनोलॉजीज हैं जो इस्तेमाल करते हैं, और उन्हीं की बेस पे ही हम प्रेडिक्ट टेबल में जो एलिमेंट्स हैं उनको अ, हमने प्लेसमेंट दी हुई है, वहां पे रखा हुआ है। तो वो है, एक टर्म है उसको हम कहते हैं एटॉमिक मास, और एक है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर। अच्छा, एटॉमिक मास क्या है जी? एटॉमिक मास जिसको जाहिर करते हैं ए से, ए कैपिटल से जाहिर करते हैं, और एटॉमिक नंबर जो है ना उसको जी से जाहिर करते हैं। एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर ये होता है किसी भी एलिमेंट के अंदर, किसी भी एलिमेंट के वैलेंस शेल, यानी कि जो बाहर ऑर्बिट्स हैं, उन ऑर्बिट्स के दरम्यान में, जो हमें पता है उन ऑर्बिट्स में कौन पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। उन वैलेंस शेल्स के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, ये उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होता है। या आप कह सकते हैं किसी भी एलिमेंट के न्यूक्लियस के अंदर जो मौजूद हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर मौजूद हैं, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि वैलेंस शेल्स में मौजूद हैं, उनकी जो तादाद होती है वो उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कहलाता है। ठीक हो गया जी। यहाँ ये बात नोट कर लें कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो प्रोटॉन्स हैं, इन दोनों की जो तादाद है ये बराबर होती है। ठीक है। जितने किसी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं। उसके बाद दूसरी टर्मिनोलॉजी है हमारे पास एटॉमिक मास। ये क्या है जी? एटॉमिक मास ये होता है, इसमें एटॉमिक मास कहते हैं किसी भी एटम के जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर हम जानते हैं प्रोटॉन्स पाए जाते हैं और न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो किसी भी उसके अंदर एलिमेंट के अंदर पाए जाने वाले न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की जो मजमूई तादाद होती है उसको एटॉमिक मास कहते हैं। तो किसको ये एटॉमिक मास कहते हैं? एटॉमिक मास कहते हैं किसी भी एलिमेंट के न्यूक्लियस में पाए जाने वाले नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की तादाद को एटॉमिक मास कहते हैं। तो ये बात होगी एटॉमिक मास की। ये एटॉमिक मास हो गया और ये एटॉमिक नंबर। इसी के बेस पे ही जो है ना प्रेडिक्ट टेबल, जो हमारा टेबल है, इसी के बेस पे ही वो तरतीब दिया गया है। तो शुरू शुरू में जब प्रेडिक्ट टेबल बनाया गया तो एक केमिस्ट थे, उनका नाम था मेंडलीव। ठीक है, ये मेंडलीव केमिस्ट थे। ये जो केमिस्ट थे इन्होंने प्रेडिक्ट टेबल बनाया, पहला पहला प्रेडिक्ट टेबल इन्होंने ही बनाया। और इन्होंने किस बेस पे बनाया? इन्होंने जो एटॉमिक मास है, इनकी एटॉमिक मैसेज जो एलिमेंट्स के होते हैं उस तरतीब के साथ इन्होंने टेबल बनाया, इस तरतीब के साथ। यानी कि जिसमें कम मैथ वाले थे वो पहले लिखे, फिर जो ज़्यादा मैथ वाले थे वो बाद में लिखे, ऐसे करके इन्होंने तरतीब दिया। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेंडलीव वो पहले केमिस्ट थे जिन्होंने पहला प्रोडक्ट टेबल एक फॉर्मल तरीके से बनाया, और उसकी जो बुनियाद रखी वो क्या रखी? एटॉमिक मैथ रखी। एटॉमिक मैथ भी कहते हैं इसको, मैथ नंबर भी कहते हैं, एटॉमिक नंबर भी कहते हैं। हाँ ठीक है, एटॉमिक नंबर भी इसको कहते हैं, और इसको इसका यही नाम है, एटॉमिक मैथ को मैथ नंबर कहते हैं। ठीक हो क्या? और फिर ये जो था प्रोडक्ट टेबल, इसको फिर बाद में रिप्लेस किया एक और साइंटिस्ट केमिस्ट ने। उसने क्या किया? उसका नाम फिर केमिस्ट्री वालों से हम पूछेंगे उसका नाम क्या है। उसने क्या किया? उसने कहा कि जो एटॉमिक मैथ्स है, एटॉमिक मैथ्स जो है ना ये कोई अच्छा स्टैंडर्ड नहीं है प्रोडक्ट टेबल को तरतीब देने का। उन्होंने कहा कि एटॉमिक नंबर की बेस पे आप उनको तरतीब दें। तो फिर बाद में क्या किया गया, जो मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल था उसको एटॉमिक नंबर की बेस पे तरतीब दिया गया। ठीक है, उसको मॉडर्न को एटॉमिक नंबर पे तरतीब दिया गया, और आज का जो प्रोडक्ट टेबल है ये मॉडर्न उसी पे ही है। ठीक है। हाँ जी, मूजले है ये, नाम नाम नोट कर लें जी, सीधा लिखता है। तो ये मूजले साहब जो थे ना, मूजले साहब, इन्होंने मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल बताया। चले, अच्छी बात है, आपने केमिस्ट्री पढ़ी हुई है। तो मूजले साहब जो थे ना, ये मेंडलीव था जिसने पुराना तरतीब बताई, और इसने किस बेस पे? एटॉमिक मैथ्स की बुनियाद पे। और जो मूजले साहब थे, ठीक है, मूजले साहब थे, इन्होंने एटॉमिक नंबर की बेस पे एक नया प्रोडक्ट टेबल बनाया जिसको मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल कहते हैं। और आज यही प्रोडक्ट टेबल जो है ना वो मार्केट में मौजूद है और यही इस्तेमाल होता है। ठीक है जी। इसने किस तरह तरतीब दिया? इसने इस तरह तरतीब दिया कि ये प्रोडक्ट टेबल होगा, इसमें सबसे कम एटॉमिक नंबर यहाँ पे आएगा,
फिर उससे बड़ा एटॉमिक नंबर, फिर उससे बड़ा एटॉमिक नंबर, फिर उससे बड़ा एटॉमिक, ऐसे उसने एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा ग्रेजुअली। ठीक हो गया जी। यानी आप पहले वो लेफ्ट से राइट जाएगा, फिर जब एक लाइन पूरी हो जाएगी फिर उसके बाद नीचे चला जाएगा, नीचे दूसरी रो में चला जाएगा, फिर रो कंप्लीट होगी, फिर तीसरी रो, ऐसे करके। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पहले पहले यहाँ पे आएंगे उनका एटॉमिक नंबर कम होगा, यहाँ पे होने वाला एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा। अब जो पैराग्राफ टेबल का उसने जो तरतीब दी ना, उस तरतीब के साथ उसने एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दोनों उसके साथ लिख दिए। ठीक है। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट है जिसका नाम है क्या, तो एक्स है, उसके उसने ऊपर यानी एटॉमिक जो उसका एटॉमिक मास है वो ऊपर यहाँ पे लिख दिया, और नीचे क्या लिख दिया यहाँ पे जी, यानी जो उसका एटॉमिक नंबर है वो यहाँ लिख दिया। ठीक है। तो ये उसने लिख दिया। और एक्स क्या है, कोई भी सिंबल है तो उसके उसने सिंबल भी दे दिए। सिंबल इस वजह से दे दिए एलिमेंट्स के, कौन को लिखने में आसानी हो। मिसाल के तौर पर एक एलिमेंट डिस्कवर हुआ जिसको हम कहते हैं गोल्ड। अब गोल्ड को गोल्ड लिखना पीरियोडिक टेबल के अंदर मुश्किल था ना, तो उसने क्या किया, गोल्ड के इन्होंने जनाब एक सिंबल दे दिया। हाँ जी, केमिस्ट्री वाले बताएं गोल्ड का क्या सिंबल है, पता चले सर इनको। हाँ जी, ए यू है, बिल्कुल सही बताया, ए यू है जी। तो गोल्ड का जो सिंबल है वो ए यू है। अब उन्होंने इसको नाम दे दिया, किस बेस पे दे दी, ए यू दे दिया। तो आप पीरियोडिक टेबल में जब कभी आपको नजर आएगा तो आपको ए यू नजर आएगा, और नीचे जो इसके होगा वो इसका एटॉमिक नंबर होगा, ऊपर एटॉमिक मास होगा। तो हमने अब तक क्या पढ़ा, हमने आपको बता दिया कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। उसके बाद क्या है, आपको एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक नंबर आपको पता चल गया कि आपका जो एटॉमिक नंबर है वो आपका नंबर ऑफ वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी तादाद पे डिपेंड करता है, या और किस पे डिपेंड करता है, या जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं उसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं उनको भी कहा जाता है। ठीक है जी। ए जी नहीं, ए जी सिल्वर का है, एजू है, एजू है, एजू है। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद हम एक और चीज़ जो इससे रिलेवेंट है, अब ये जो हमारे एलिमेंट्स हैं इनके बारे में कुछ आपको बुनियादी पता चल गया। अब ये जो पाए जाने वाले ये जो पार्टिकल्स हैं इनको जरा हम देख लेते हैं कि इन पार्टिकल्स के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो पार्टिकल्स हैं, जैसे हमने देखा, एक प्रोटॉन्स हैं, एक न्यूट्रॉन्स हैं, और एक क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। तो प्रोटॉन का तो बड़ा आसान है। प्रोटॉन जो है ना, इसके ऊपर जो चार्ज होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव। तो प्रोटॉन पॉजिटिव, प्रोटॉन पॉजिटिव, प्रोटॉन पॉजिटिव, याद, इन इसके ऊपर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन नाम से जाए, न्यूट्रॉन न्यूट्रल, न्यूट्रॉन न्यूट्रल, यानी इस पे कोई चार्ज नहीं है, ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। ठीक है। और इसके साथ क्या है, ई इलेक्ट्रॉन, तो ये जब पॉजिटिव है तो यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। जो और इसका फिर जो डिस्कवरर है वो भी आपको पता होना चाहिए कि किसने क्या डिस्कवर किया। तो जो इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, इसको जनाब जे जे थॉमसन ने डिस्कवर किया। जे जे थॉमसन, जे जे थॉमसन ने जनाब इसको डिस्कवर किया। ठीक है, अमेरिकन थे ये, और बड़े काबिल बंदे थे। ठीक हो गया जी, जे जे थॉमसन। उसके बाद जो हमारे पास न्यूट्रॉन है, ये अक्सर पेपर में पूछा जाता है, ये डिस्कवर किया था, उसका नाम था जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक, जेम्स चैडविक ने डिस्कवर किया था, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। और उसके बाद है जना प्रोटॉन, और प्रोटॉन जो है ना ये जना रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया, रदरफोर्ड। इनका भी एयर भी है, वो याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये पता होगी ये डिस्कवर किसने किया है। तो प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया है। जो न्यूट्रॉन है वो न्यूट्रल है, उसका जेम्स चैडविक है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, यही पेपर में पूछते हैं ज्यादा। और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, और उसके ऊपर उसको जे जे थॉमसन में डिस्कवर किया। और साथ में आपको उसकी जो एटॉमिक मास है, एटॉमिक नंबर है, ये सारी चीजें भी आपको ओके हो गई। तो यहाँ तक बता दीजिए जी, यहाँ तक सब ओके हो गया, यहाँ तक बुनियादी चीजें कवर हो गई आपकी। ठीक होगी, आज केमिस्ट्री हमने कवर करनी है पूरी, इसके में क्या पता आपको सुबह तक बैठना पड़ जाए। ठीक है ना, तो इस वजह से पानी अपने पास रखें। ठीक हो गया जी। अब जी आगे चलते हैं, यहाँ तक तो बात हो गई क्लियर।
अब पीरियोडिक टेबल क्या है? पीरियोडिक टेबल क्या है उसको जरा हम आपके सामने जो है ना वो, अब पीरियोडिक टेबल की जो तस्वीर है वो यहाँ पे मौजूद है या पता नहीं है, तो मैं अब उसको वैसे ही बता देता हूँ। तस्वीर आपको मैं ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा। अब पीरियोडिक टेबल में क्या चीज़ें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। पीरियोडिक टेबल में जनाब आपके सामने एक टेबल है। मैं उसके कुछ मोटे मोटे जो एलिमेंट्स हैं वो लिख देता हूँ। आपको बस उनका जो है ना लाजमी पता होना चाहिए। बाकी इतनी ज़्यादा डिटेल नहीं करनी, क्योंकि आपने पीएचडी नहीं करनी, आपने पीएचडी तो नहीं करनी ना, इस वजह से आपको उसकी ज़रूरत नहीं। तो जो पीरियोडिक टेबल है हमारे पास वो इस तरह का टेबल है। ठीक है, इसमें जो चीज़ें याद रखनी चाहिए आपको पता चाहिए। ठीक है, तो जिस तरह मैंने आपको बताया यहाँ पे कुछ ऐसे रोज़ मौजूद हैं, ठीक है, जिनको हमने पीरियड्स कहा है। और कुछ कॉलम्स मौजूद हैं जिनको हमने ग्रुप्स कहा है। ठीक है, तो जिसमें जो याद रखिएगा कि जो इसमें नंबर ऑफ जो रोज है ना, रोज कितनी है, नंबर ऑफ रोज, ये आपको पता होना चाहिए। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसके अंदर नंबर ऑफ रोज कितनी है, 7 है। 7 हमारे पास नंबर ऑफ रोज है, नोट कर लें, 7 नंबर ऑफ रोज, 1 2 3 4 5 6 7, यानी इसमें मैंने यहाँ ड्रॉ नहीं की लेकिन 7 है। और जो नंबर ऑफ कॉलम्स है ना, वो हमारे पास कितने हैं जी, वो हमारे पास 18 है। ठीक है, वो कितने हमारे पास, 18 है। ऐसे 1 2 3 2 3 4 ऐसे करके कितने हैं, 18 है। अब जी पहला पहला जो एलिमेंट है ना आपके पीरियोडिक टेबल का, उसका नाम है हाइड्रोजन। ठीक है, उसका नाम है हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन को पूरा नहीं लिखा गया, जैसे आपको बताया कि पीरियोडिक टेबल में शॉर्ट लिखा गया, और उसको क्या किस से किया गया, एच से। अब एच के नीचे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, और ऊपर भी क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब अब हाइड्रोजन जो है ना, इसका आपको पता होना चाहिए, जो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन का जो आपका एलिमेंट है उसके अंदर, आपके न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन है। प्रोटॉन की तादाद क्या है उसमें, एक है। ठीक है, न्यूट्रॉन इसमें कोई नहीं है, न्यूट्रॉन की तादाद 0 है। और प्रोटॉन चूंकि एक है तो आपका वो क्या होगा, आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो भी सेम होगा, एक ही होगा। ठीक है, तो इसमें एक प्रोटॉन है एक न्यूट्रॉन है, तो आप यहाँ से इसको देख के बता सकते हैं कि इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा। एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स तो इसमें एक है, तो इसका मतलब इसका जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है हमारे पास, एक से ज़र करते थे ना इसको, जी से ज़र करते थे। तो एटॉमिक नंबर इसका क्या है जी, इसका एटॉमिक नंबर एक है। एटॉमिक मैस क्या था, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की था। तो एटॉमिक मैस भी सेम वही है, क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन्स की तादाद वही नहीं है, तो इसका एटॉमिक मैस भी वही है। तो 1 1 आपको यहाँ पे नजर आएगा। ठीक हो गया जी। उसके बाद हम चलते हैं आगे। हाइड्रोजन है, उसके बाद आगे लिथियम है। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं लिथियम। हाइड्रोजन के बाद लिथियम है, हाइड्रोजन के बाद हीलियम है, सॉरी हीलियम है। हीलियम का आपको यहाँ पे 2 नजर आएगा, यहाँ पे 4 नजर आएगा। तो 2 का मतलब ये है कि इसमें नंबर ऑफ जो प्रोटॉन्स हैं वो हमारे पास कितने हैं, इसमें जो नंबर ऑफ इसके जो एटॉमिक नंबर है 2, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 2 हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 2 हैं। ठीक है, और ये 4 है। 4 का मतलब ये हो गया इसमें जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं वो 2 हैं। न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स मिले या न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स मिले तो ये 4 बनाना, तो हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है, तो आपको पहले जो है ना याद रख लें तो बेहतर है, ना रख लें तो भी जरूरी नहीं है। पहले 10 एलिमेंट्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है, उनके एटॉमिक नंबर। ठीक है, पहले हाइड्रोजन है, फिर लिथियम है, हाइड्रोजन हीलियम है, उसके बाद यहाँ पे लिथियम आता है, उसके बाद आगे बेरियम आता है। ठीक है, तो मैं वैसे बता देता हूँ, अगर आप लिख लें तो ठीक है, ना लिख लें तो भी ज़रूरी नहीं है ये। हाइड्रोजन इसका एटॉमिक नंबर 1 है। उसके बाद हाइड्रोजन के बाद हीलियम है, हीलियम के बाद लिथियम है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरियम, बेरियम। ठीक है, बेरियम, Be। हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरियम बोरोन, बी। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। ये 10 बन गया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 एटॉमिक नंबर अगर आप याद कर सकते हैं तो कर लें, नहीं कर सकते तो कोई मसला नहीं। हाइड्रोजन का 1 नंबर है, इसका 2 एटॉमिक नंबर है, 3 है, सारे ये करके 10 है। ऑक्सीजन का इंपॉर्टेंट है, पता होनी चाहिए कितना है, 8 है। और कार्बन का कितना है, 6 है, ये आपको पता लाजमी होना चाहिए। ये 10 एटॉमिक नंबर आपको पता होने चाहिए।
ठीक हो गया जी। तो ये तो बुनियादी 10 एलिमेंट्स है, इसके बाद आगे फिर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उनको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया। अब जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इस प्रोडक्ट टेबल के अंदर ना, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, जितने भी आज तक एलिमेंट्स डिस्कवर किए गए ना, उनको केमिस्ट ने क्या किया, 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया। ठीक है, 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया। एक कैटेगरी को उन्होंने नाम दे दिया मेटल का, एक कैटेगरी को उन्होंने नाम दे दिया नॉन मेटल का, और एक कैटेगरी को उन्होंने नाम दे दिया सेमी सेमी मेटल, या इसको मेटलॉइड्स का, मेटलॉइड्स। इसको सेमी मेटल भी कह सकते हैं, सेमी नॉन मेटल भी कह सकते हैं, मेटलॉइड्स। एक कैटेगरी ऑफ एलिमेंट्स उसको उन्होंने मेटल कहा, एक कैटेगरी ऑफ एलिमेंट नॉन मेटल कहा, एक कैटेगरी ऑफ एलिमेंट्स को उन्होंने मेटलॉइड्स कहा। अब 21 क्यों कहा? मेटल्स वो एलिमेंट थे जो कि, जिनकी खास कुछ था, यानी कि उसके अंदर खास ये था कि जो मेटल्स थे ना, वो क्या थे, वो हीट के और बिजली के, हीट और इलेक्ट्रिसिटी जो होती है ना, इलेक्ट्रिसिटी, इसके अच्छे कंडक्टर थे। जो हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर थे, उन्होंने इसको नाम दे दिया ये मेटल्स हैं। और जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर नहीं थे, उसका नाम दे दिया ये नॉन नॉन मेटल है। और जिनके अंदर कंडक्शन थी भी सही, नहीं भी थी, नहीं भी थी, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्शन आ जाती थी, टेम्परेचर कम करने से कंडक्शन खत्म हो जाती थी, उन्होंने इसको क्या नाम दिया, नॉन नॉन मेटल, या इसको मेटलाइट्स का। तो जितने भी एलिमेंट्स आज तक डिस्कवर हुए हैं, तो आप कह सकते हैं कि तकरीबन 70% के राउंड अबाउट जो एलिमेंट्स हैं ना आज तक, वो मेटल्स ही हैं, यानी हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर हैं। ठीक है। और जो नॉन मेटल्स हैं वो क्या हैं, अच्छे कंडक्टर नहीं है, और इनकी तादाद भी कम है, और मेटलाइट्स की तादाद भी कम है। मेजोरिटी मेटल्स, एक तो ये ट्रेड थी मेटल के अंदर के जो अच्छे कंडक्टर थे। साथ में जो मेटल्स थी ना, जितनी जितनी मेटल्स थी ना, ये या सॉलिड फॉर्म में थी, या ये लिक्विड की फॉर्म में थी। गैस की फॉर्म में कोई मेटल नहीं थी। तो आप ये याद रख रहे हैं कि जो मेटल्स होती हैं, या वो सॉलिड की फॉर्म में होती हैं, या लिक्विड की फॉर्म में होती हैं। ठीक है। उसके बाद क्या है, नॉन मेटल। नॉन मेटल किसकी फॉर्म में थी, ये गैस की फॉर्म में भी थी। ठीक है। उसके बाद ये सॉलिड की फॉर्म में भी थी। उसके बाद ये आमतौर पर ज़्यादातर गैसेस की फॉर्म थी, लिक्विड्स की फॉर्म में भी थी। ठीक है, नॉन मेटल्स। और जो मेटलॉइड्स हैं, ये उसी तरह, ये कुछ मेटल्स की फॉर्म, यानी कि सॉलिड की फॉर्म में भी थी, कुछ उसकी फॉर्म में भी थी। ठीक हो गया, ये इसके अंदर। और साथ में एक तो ये बात हो गई, एक तो कंडक्शन की बात हो गई, दूसरी सॉलिड लिक्विड की बात हो गई, तीसरी जितनी भी मेटल्स थी ना, इनके अंदर एक लस्टर थी, यानी लस्टर का मतलब ये है कि चमकदार थी, इनसे ना रोशनी निकलती थी, चमकदार थी। और नॉन मेटल गैर चमकदार थी। ठीक हो गया जी। यहाँ तक बात हो गई क्लियर। अब जितने भी मेटल्स हैं ना, मोस्टली जो है ना, वो सारी की सारी ज्यादातर सॉलिड्स हैं। दुनिया में दो ऐसी मेटल्स मौजूद हैं। ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ, दुनिया में दो ऐसी मेटल मौजूद हैं जो क्या हैं, जो कि लिक्विड फॉर्म में मौजूद हैं। वैसे बुनियादी तौर पर तो जो है ना, दो से भी ज्यादा है, 6 ऐसी मेटल्स हैं जो कि रूम टेम्परेचर पे, आम टेम्परेचर पे क्या है, जो है ना, वो लिक्विड ही है, लिक्विड की फॉर्म में पाई जाती है वो मेटल। ठीक है। लेकिन उसमें दो बड़ी इंपॉर्टेंट है, दो बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वो जो है ना, वो लिक्विड टेम्परेचर, आम टेम्परेचर पे जो है ना, उसको हम देखते हैं। एक है, इसको आप बड़े इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिएगा, एक है मरकरी। ये एक इम्पोर्टेंट मेटल है और रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होती है। ये एक इम्पोर्टेंट मेटल है और रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होती है। ये जो थर्मोमीटर होता है उसके अंदर ये मरकरी इस्तेमाल होता है। ठीक हो गया जी। एक मरकरी है, और दूसरी एक मेटल है जो कि लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर, वो है ब्रोमीन। ब्रोमीन। एक मरकरी है और एक ब्रोमीन है, ये दोनों रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है। इसके अलावा 4 मेटल्स और भी हैं जो क्या हैं, वो रूम टेम्परेचर पे तो नहीं है, लेकिन अगर टेम्परेचर को बढ़ा लिया जाए तो वो भी जो है ना, वो लिक्विड है। लेकिन उनके मैं नाम सरसरी आपको बता देता हूँ, आज के याद रखने की जरूरत नहीं है, वैसे आपके जहन में हो। उनमें एक है सीजियम, इसके बाद है फ्रेंसियम, सीजियम फ्रेंसियम, उसके बाद है जनाब गैलियम, गैलियम, उसके बाद है रुबीडियम, रुबीडियम। ये चार, चार ये और दो, दो छः।
ये तो रूम टेम्परेचर आमतौर पे 25 डिग्री सेंटीग्रेड को हम रूम टेम्परेचर कहते हैं ना, 20 से 25। तो रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड है। अगर आपसे पूछे कि कौन सी मेटल जो है ना वो लिक्विड है, तो ये मरकरी भी है, ब्रोमीन भी है। ठीक हो गया। अगर दोनों आ जाए तो फिर आपने, अगर बहुत का ऑप्शन नहीं है तो फिर आप मरकरी को लगाएं, मरकरी ज्यादा इस्तेमाल होने वाली है। और ये चार मेटल्स भी हैं, ये भी रूम टेम्परेचर पे तो नहीं है। ये तकरीबन 40-50 डिग्री सेंटीग्रेड जब टेम्परेचर हो तो ये भी आपको लिक्विड की फॉर्म मिलती है। ये इंपॉर्टेंट मेटल्स हैं जो कि लिक्विड की फॉर्म है। इसके अलावा कोई ऐसी मेटल नहीं है जो कि लिक्विड की फॉर्म, सारी की सारी सॉलिड की फॉर्म में है। और गैसेस की फॉर्म में कोई भी मेटल नहीं है। और जो गैसेस हैं हमारे पास, इंपॉर्टेंट गैसेस जितने भी हैं, वो सारी की सारी नॉन मेटल्स की जो कैटेगरी है वो उसके अंदर लाया करती है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं इंपॉर्टेंट, कि आप देखते हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, आर्गन, ठीक है, क्रिप्टॉन, जीनॉन, ठीक है, ये जितनी भी है ना ये सारी की सारी गैसेस हैं। ठीक है। और ये आपकी जो है ना वो नॉन मेटल्स हैं। ठीक हो गया। ये ज्यादातर, ये कुछ हैं, ये पीरियोडिक टेबल मैं आपको शेयर करूंगा, उसके अंदर ना कलर्स के हिसाब से उन्होंने डिवाइड किया हुआ है कि ये वाला कलर नॉन मेटल्स का है, ये वाला कलर मेटल का है, और ये वाला का जो कलर है ये मेटलाइट्स का है। तो आप जरा देखिएगा वहाँ पे कि जो मेटल्स हैं उनकी आपको बहुत ज़्यादा जो है ना एलिमेंट्स नजर आएंगे, नॉन मेटल्स के कम नजर आएंगे, और मेटलाइट्स के भी कुछ ना कुछ नजर आएंगे। तो मेटलाइट्स के भी कुछ है, लेकिन आपको दो जो है ना वो बड़े इंपॉर्टेंट है, वो आपको मेटलाइट्स पता होने चाहिए। एक है जर्मीनियम, जीई, जर्मीनियम। और एक है हमारे पास सिलिकॉन। सिलिकॉन और जर्मीनियम, ये दो जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट मेटलाइट्स हैं, यानी कि मेटल्स भी हैं और एट द सेम टाइम क्या है, नॉन मेटल्स भी हैं। अब जरा मुझे बताइएगा, सबको ये बात क्लियर हो गई है? यहाँ तक ये मोटी मोटी बातें पता चल गई हैं आपको कि पीरियोडिक टेबल क्या होता है, उसके अंदर मेटल्स, नॉन मेटल्स कौन से और इस तरह के एलिमेंट्स हैं एटॉमिक नंबर के हिसाब से। जी सीरत, ये हमने बताई तो है बात, ये आप कुछ पूछ रही है मरकरी और ब्रोमीन का? सीरत ने क्या मरकरी के वाले से कोई कंफ्यूजन है, ये ब्रोमीन के वाले से? अच्छा चलें, कोई चीज पूछनी है तो पूछ लें। ठीक हो गया जी। यहाँ तक तो बात होगी क्लियर। अब ये मैं आपको जो ग्रुप के अंदर शेयर करूंगा ना इसकी टेबल, तो आप वहां से देख लेंगे। बस आपको आइडिया हो गया, ठीक, इतना ज्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं है। अब हम इसको आगे लेके चलते हैं। प्रोडक्ट टेबल की आपको समझ में आई कि प्रोडक्ट टेबल जो है ना ये केमिस्ट्री जो है ना, केमिस्ट्री की आप समझ लें मदर ऑफ केमिस्ट्री है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब हम चलते हैं आगे जी। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, मेटल नॉन मेटल हो गया, पीरियोडिक टेबल हो गया। मेटल्स की वही बात है कि आपकी खसूसियात आपने देख ली। हाँ, यहाँ पे एक दो बातें और भी नोट करनी है। जो मेटल्स होती है ना, मेटल्स की ये भी ट्रेट है, ये भी पेपरों में पूछी होती है कि मेटल जो है ना वो क्या होती हैं, मेलेबल होती है, मेलेबल होती है। और साथ में इसके साथ एक टर्म यूज होती है, जो मेटल्स होती हैं ये डक्टाइल होती है। तो अक्सर किसी न किसी जगह पे पूछ लेते हैं कि मेलेबिलिटी क्या होती है या डक्टिलिटी क्या होती है, ये क्या खासियत है। तो मेलेबिलिटी क्या एक खसूसियत है, इसका मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ को अगर आप थिन करते जाएं और उसकी बारीक जो है ना वो शीट्स बन जाए, शीट्स या तहें बन जाए, तो उसको हम कहते हैं मेलेबल। तो आपकी जो मेटल्स होती हैं ये क्या होती हैं, मेलेबल होती हैं। ये जिस तरह गोल्ड है, गोल्ड आपके पास मेलेबल है ना, गोल्ड है, उसको अगर आप पतला करते जाएं तो बिल्कुल पतली सी ऐसी शीट नहीं बन जाती, ऐसे पतली सी कोई भी बन जाती है। इसको कहते हैं मेलेबिलिटी। ठीक है। हाँ जी, कैन भी, बिल्कुल बिल्कुल, ये वही बात है, ये शीट्स में कन्वर्ट हो सके, जो शीट्स में कन्वर्ट हो सके। तो मैं बिल्कुल लेमैन के हिसाब से बता रहा हूँ कि जो बिल्कुल ऐसे पतली सी तह सी बन जाए, तो उसको मेलेबल कहते हैं। तो मेटल्स आपकी मेलेबल होती है। ठीक है। मेलेबिलिटी इनकी खसूसियत है। साथ में मेटल्स की एक और खसूसियत है, वो है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होती है कि जो ये जो मेटल्स होती हैं दे कैन बी पुट
एंड कन्वर्टेड इनटू द वायर्स। ठीक है, इनकी तारें बनाई जा सकती हैं, इनकी तारें बनाई जा सकती हैं। तो ये इनकी खसूसियत है मेटल्स की। इसी वजह से आप जितनी भी तारें इस्तेमाल करते हैं उनमें आप कॉपर इस्तेमाल करते हैं, तो कॉपर एक बहुत अच्छी मेटल है। आप सिल्वर इस्तेमाल करते हैं, ये बहुत अच्छी मेटल है। ठीक है, ये सारी मेटल्स है। तो ये डक्टिलिटी इनकी खसूसियत है। डक्टिलिटी क्या होती है? डक्टिलिटी इज द एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म और कन्वर्ट द सब्सटेंस इनटू द वायर्स, इनटू थिन वायर्स। ये उसकी खसूसियत है। ठीक है, तो ये जो है ना क्या होती है? डक्टिलिटी। उसके बाद क्या है जी? एक खसूसियत मेटल्स की। एक और खसूसियत नॉन मेटल्स की है, वो भी किसी न किसी पेपर में पूछ लेते हैं। वो नॉन मेटल्स की वो है ब्रिटल। ब्रिटल क्या होता है जी? ब्रिटल ऐसी चीज को कहते हैं जो कि जब वो गिरे ना किसी भी जगह से, तो वो किरचियों में बट जाए, किरचियों में बट जाए, टुकड़े टुकड़े हो जाए। जिस तरह शीशा होता है, ठीक है, या कोई मिट्टी का बर्तन आप देख लें, जो ऐसे गिरे ना और वो ऐसे किरचियों में बढ़ जाए, टूट जाए, इसको कहते हैं ब्रिटल। आमतौर पर जो नॉन मेटल्स होती है ना वो ब्रिटल होती है। ठीक है, मेटल्स ब्रिटल नहीं होती है। मिसाल के तौर पे आप अगर एक कोई भी लोहे का चीज गिर भी गई तो टेढ़ी हो जाएगी, तो किरचियों में तो नहीं बटेगी। तो किरचियों में जो बढ़ जाती है ना, बिल्कुल थिन पीसेस में तकसीम हो जाए, उसको हम कहते हैं ब्रिटल। और ब्रिटल क्या होती है? जो नॉन मेटल्स आमतौर पर क्या होती है? ब्रिटल होती है। तो यहाँ तक तो आपको बात हो गई क्लियर। ठीक हो गया जी। उसके बाद ये भी बात है कि जो मेटल्स होती हैं इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ये, ठीक है, जो बॉयल होने का पॉइंट वो बहुत ज़्यादा होता है, मेल्टिंग पॉइंट इनका ज़्यादा होता है। ठीक है, ये भी है, और उनका कम होता है। ओके हो गया जी, यहाँ तक तो बात हो गई क्लियर। हाँ जी, यहाँ तक ओके हो गया। मेटल, नॉन मेटल्स और डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी, ब्रिटलनेस, ये सारी चीज़ें आपको सबको क्लियर हो गई हैं। ये बिल्कुल बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं। साइंस वालों ने तो ये नामी 10वीं में पढ़ी होंगी, आर्ट्स वालों ने क्या पता ना पढ़ी हो। तो मैं बिल्कुल लेमैन के हिसाब से और बच्चों के हिसाब से बता। चलो जी, आगे चलते हैं। अब ये एलिमेंट्स आपने देख लिए, आपको पता चल गया कि एलिमेंट्स को हमने जनाब मोज़ेले साहब की ख्वाहिश पे हमने जनाब एटॉमिक नंबर के हिसाब से हमने अरेंज किया। अब जो जो एलिमेंट्स है ना, वो क्या है? वो आपस में मिलते हैं। यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो वो चेंजेस हैं, उनको जरा देखते हैं पहले। कि दो चीज़ें आपस में समटाइम ऐसे मिलती हैं और उसके अंदर चेंजेस आती हैं, उनको हम दो तरह की चेंजेस में कैटेगराइज करते हैं। एक होती है फिजिकल चेंजेस और एक होती है केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज। मिसाल के तौर पे आपके पास पानी है, आप पानी को फ्रिज में रख दें, ऊपर वाले खाने में, ठीक है, ये क्या होगा? ठंडा होगा, ठंडा होगा, ठंडा होगा, बर्फ बन जाएगा। बर्फ बन गई ना, ये आपका क्या था? लिक्विड, और क्या बन गया? सॉलिड। शक्ल बदल गई ना। आप उस बर्फ को पड़ा रहने दें, थोड़े ऐसे थोड़े टाइम के बाद वो दोबारा पानी बन जाएगी। तो ये कैसी चेंज है? ये ऐसी चेंज है जो एक हालत से जब दूसरी हालत में चली जाए तो दोबारा पिछली हालत में वापस आ सकती है। तो ऐसी चेंज को फिजिकल चेंज। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं आपके सामने। किसी भी चीज को आप गर्म करते हैं, ठंडा करते हैं, बहुत से हैं। ठीक है, तमाम की तमाम भी फिजिकल चेंज है। एक वो चेंज होती है जब आप एक हालत से दूसरी हालत में उसको कन्वर्ट करके ले जाए ना, वो दोबारा अपनी हालत में नहीं आ सकती। ठीक, जैसा कि आपने एक अंडा जो है ना, उसको चाय के साथ डाला या वैसे पानी में डाल दिया, गर्म किया, गर्म किया, गर्म किया, आपने देखा थोड़ी देर बाद क्या हो गया? जब आप उसको निकाला, आपने उसका छिलका उतारा, तो वो हार्डन्ड हो गया, सख्त हो गया। अब कोई आपसे कोई कहे कि मुझे तो वही पहले वाला आमलेट चाहिए, पहले मुझे तो आमलेट क्या, मुझे तो वही अंडा चाहिए जैसे मुर्गी ने दिया था, तो क्या आप लेके आ सकते हैं? नेवर, यू कैन नॉट। ऐसी चेंज को केमिकल चेंज कहा जाता है। ठीक है, ऐसी चेंज को केमिकल चेंज। जिस तरह एक कागज है, कागज को आप आग लगा दें, जल जाए, और आप उसको, आपको कोई कहे कि दोबारा मुझे इसमें से कागज, राख से कागज बना दें, तो क्या आप बना लेंगे? कभी नहीं बना पाएंगे। तो ऐसी चेंज को केमिकल चेंज कहते हैं। फिजिकल चेंज क्या होती है? जिसको लौटाया जा सकता है। आपके पास एक कमीज है, आपके पास कोई कपड़ा है, उसके ऊपर कोई कलर गिर गया, कोई चीज गिर गई है,
उसकी जहरी तौर पे शक्ल बदल गई है। जहरी तौर पे बनी शक्ल बदल रही है, लेकिन असल में शक्ल नहीं बदल रही है। आप जब उसको धो लेंगे, सेट कर लेंगे, दोबारा अपनी प्रीवियस हालत में हो जाएगी। तो ये फिजिकल चेंज उसी, यानी कि देखने से तो चेंज नजर आती है, लेकिन दर हकीकत उसके जो चेंज है वो इनफेक्ट नहीं होती, इंटरनली नहीं होती। और ये केमिकल चेंज है जो उसके अंदर जाके चेंज होती है, और वो दोबारा वापस नहीं हो सकती। इसको आप यही समझ लें कि अगर इसको आप सोशल साइंस के हवाले से अगर मैं इसको बात करूं, तो आप किसी जगह पे जाते हैं शादी पे, तो आप डिफरेंट किस्म के आप कपड़े पहनते हैं, जूते पहनते हैं, ठीक है, बाल शल बना के सेट होके जाते हैं। तो ये जो जो चेंज आपके अंदर आई है वो कौन सी चेंज है? वो आपकी फिजिकल चेंज है, जो कि आर्जी है, कुछ टाइम के लिए है। वो आप दोबारा अपनी प्रीवियस, जब दोबारा आप घर वापस आएंगे तो फिर आप चेंज करेंगे तो दोबारा अपनी प्रीवियस स्टेट में आ जाएंगे। ये फिजिकल चेंज है। केमिकल चेंज क्या है? केमिकल चेंज ये है कि आप जो है ना, आप किसी और इलाके में गए, वहां पे आपने 5-10 साल गुजारे, वहां का कुछ कल्चर आपने अडॉप्ट किया, आपकी लैंग्वेज में कुछ तब्दीली आई, कुछ ऐसी चीजें आपके अंदर आ गई जो आप वापस नहीं आ सकती आप में से। तो ये ऐसी चीज को क्या कहेंगे? केमिकल चेंज। ये यानी कि मैंने आपको सोशल साइंस के बारे से रिलेट करके बताने की कोशिश की है। तो ये फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज। तो हमारा जो फोकस होता है आमतौर पे केमिस्ट्री के अंदर, वो केमिकल चेंजेस से रिलेटेड है। और केमिकल चेंज जिस प्रोसेस के थ्रू आती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन क्या है? इसके अंदर ऐसी चेंज आ जाती है जिसको लुटाया नहीं जा सकता। दो चीजें थी, ए और बी, ये अलग अलग पड़ी थी, हमने इनको मिला दिया। जब हमने इसको मिला दिया, एक ऐसी चेंज आ गई और एक तीसरी चीज बन गई, सी। और एक ऐसी चीज बन गई जिसको आप दोबारा प्रीवियस स्टेट में नहीं लेके जा सकते। ये कौन सी चेंज है? केमिकल चेंज है। और जिस प्रोसेस के थ्रू ये चीज हुई इसको हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। इसको हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन इसको हम कहते हैं। और जिन जिन कॉन्स्टिट्यूंट्स ने, जिन अज्जा ने इस चेंज को जनरेट किया, जिनके थ्रू ये चेंज आई, पहले जो था, यानी जो चीज पहले थी, उसको हम कहते हैं रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स। और जो फिर बाद में बन गया उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट्स। जो पहले थे उसको हम कहते हैं रिएक्टेंट्स, और जो बाद में थे उसको हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट्स। तो केमिकल रिएक्शन की अगर मैं आपको तारीफ बताऊं तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है? अ केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस वेयर वन और मोर substances reactants change into one or the more new substances products। तो इसको क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन हुआ है आपको कैसे पता चलेगा? कुछ चेंजेस होती हैं वहां से पता चलेगा। मिसाल के तौर पे, आपके पास आपके पास पानी है, आप उस पानी में चीनी डाली, उसको मिक्स किया। उस चीनी में आपने जनाब रूह अफ़ज़ा डाला, उसको मिक्स किया। उस चीनी में आपने लीमू डाला, उसको मिक्स किया। तो ये सारी चीजें आपने ऐड की, तो एंड पे जो चीज बन गई दैट वाज शिकंजबीन। शिकंजबीन आपके सामने बन गई। तो ये शिकंजबीन जो है ना, ये प्रोडक्ट। और जो चीजें आपने डाली यहाँ पे वो आपके क्या है? रिएक्टेंट्स। और ये एक केमिकल चेंज हुआ है, एक केमिकल रिएक्शन हुआ है, जिसको आप लुटा नहीं सकते। अब आपसे, आप में से कोई कहे, आपने अपने ये क्या पता रूममेट से ली वो रूह अफ़ज़ा, और वो आपसे कहे कि शिकंजबीन तो मैंने जो है ना आपने मुझे दिया नहीं है, अभी मुझे मेरी रूह अफ़ज़ा लुटा दो। तो क्या आप लुटा सकेंगे? आपको कहे इसमें से निकाल के दो, तो आप क्या करेंगे? आप उसको कहेंगे मेरे भाई ये केमिकल रिएक्शन हो गया, अब इसमें ये चीज़ नहीं आ सकती। ठीक हो गया। तो ये होता है रिएक्शन, जिसके अंदर एक साइड पे आपके रिएक्टेंट्स होती है जिन्होंने वो चीज लाई, और दूसरी तरफ आपका प्रोडक्ट है जो चीज बन गई। अब इनमें कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जो यहाँ पे रिएक्टेंट ने क्या किया? प्रोडक्ट्स को बना लिया, बात खत्म होगी। कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसमें जो प्रोडक्ट जो बना ना, उसने वापस दोबारा से रिएक्टेंट्स के लिए, जो रिएक्टेंट्स के साथ उसका रिलेशन रहता है, और वो वापसी में भी है, वापसी का जो रिएक्शन है वो भी वहाँ पे उसमें रोल प्ले करता है। तो ऐसे रिएक्शन को रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। रिवर्सिबल यानी कि जो रिवर्स भी काम करे। अब इसको इतनी ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, बस आपको केमिकल रिएक्शन का पता होना चाहिए कि केमिकल रिएक्शन क्या है। अब ये जितना भी केमिकल रिएक्शन होता है ना, हमारे सामने फिजिकल चेंजेस तो आती है, हम देख लेते हैं कि शिकंजबी मान गए।
असल में ये उसके इंटरनली स्ट्रक्चर में तब्दीली आती है। और इंटरनली स्ट्रक्चर में क्या तब्दीली आती है? इंटरनली उसके अंदर उसके जो इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स हैं उनकी आगे पीछे अखाड़ पिछाड़ होती है, उसमें तब्दीली आती है। इसी वजह से हमें फिजिकल चेंज भी नजर आती है और उसकी असल हद में भी हमें तब्दीली नजर आती है। ठीक हो गया जी। तो ये होता है आपका केमिकल रिएक्शन। यहाँ तक बता दीजिए केमिकल रिएक्शन सबको ओके हो गया है? फिर हम आगे चलते हैं। ठीक हो गया। किसी का कुछ सवाल है तो वो लिख ले साइड में, ताकि हम उसको बाद में अटेंड करें। अच्छा जी, अब क्या है, केमिकल रिएक्शन हमारे पास आ गया। अब केमिकल रिएक्शन, अब केमिकल रिएक्शन जो है ना, जो कुछ इंपॉर्टेंट है वो आपको पता होनी चाहिए। उसकी कुछ टाइप्स हैं। जो पहली टाइप है ना, उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। दूसरी टाइप है रिडक्शन रिएक्शन। और तीसरा है रेडॉक्स रिएक्शन। अब हमने इसके अंदर अंदर जाके नहीं करना है, बस आपको लफ्जी मतलब बताना है, लफ्जी मतलब याद देखें। रिडक्शन रिएक्शन जैसा कि नाम से जाहिर है, इसमें आप देखें, अगर आप इसको पहले आप उसमें देखें ना, कि ऑक्सीडेशन से देखें। ऑक्सीडेशन जो है ना, इसको दो वर्ड्स आप याद रख सकते हैं। आप इसको कह सकते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या गेन ऑफ ऑक्सीजन। किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर अगर आपके इलेक्ट्रॉन्स एक एलिमेंट लॉस करता है, लूज करता है, किसी और को देता है, या ऑक्सीजन किसी और एलिमेंट की वो खुद लेता है, तो इसको हम ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और इसके अपोजिट ये रिडक्शन है। रिडक्शन में क्या होता है जी? रिडक्शन के अंदर ऐसा जो है ना रिएक्शन, जिसके अंदर यहाँ पे लॉस हुआ इलेक्ट्रॉन्स का ना, यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। या इसमें से या ये होगा या ये होगा, एक होगा। या क्या होगा, यहाँ पे गेन ऑफ ऑक्सीजन था, यहाँ पे लॉस ऑफ ऑक्सीजन। उसको हम कहते हैं रिडक्शन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन आए या इलेक्ट्रॉन जाए। इलेक्ट्रॉन जाए भी हो सकता है, हाइड्रोजन जाए भी हो सकता है। ये भी याद रखना है, इलेक्ट्रॉन या हाइड्रोजन यहाँ पे लिखते हैं। हाइड्रोजन जाए या इलेक्ट्रॉन जाए, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। ऑक्सीजन आए, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स का आना या हाइड्रोजन का आना, या ये वो भी हो तो रिडक्शन रिएक्शन होगा। या ऑक्सीजन का चले जाना, ये आपका क्या होगा? रिडक्शन रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन जिसमें दोनों हो, रिडॉक्स जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रही हो और रिडक्शन भी हो रही हो, उसको हम क्या कहते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। बस बुनियादी तारुफ, इसकी एग्जांपल्स क्या हैं, कैसे बनती हैं, लीव दैट, आप उसमें पढ़े ही ना। बुनियादी आपको पता हो कि ये तीन तरह के रिएक्शन हैं जो कि आपको इम्पोर्टेंट है। ठीक है जी। अब जी, यहाँ तक तो हो गई बात क्लियर है। अब यहाँ तक हम समझ चुके हैं, अब आगे जरा देखते हैं। अब हमारे पास जो एलिमेंट्स होते हैं ना, जिस तरह आपको बताया कि आपस में वो मिलते हैं, कोई नई चीज बनाते हैं। ठीक है। तो जो एलिमेंट्स होते हैं ना, ये आपस में मिलते हैं, हम नई चीजें बनाते हैं। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को कहते हैं केमिस्ट्री की जुबान में बॉन्डिंग। वैसे भी बॉन्डिंग अंग्रेजी का वर्ड है, बॉन्डिंग कहते हैं ना, हमारी बड़ी बॉन्डिंग है, यानी बॉन्डिंग हम आपस में मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के साथ मिलके हमारी बड़ी जो है ना वो अंडरस्टैंडिंग है। तो केमिस्ट्री के जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी भी आपस में बॉन्डिंग होती है। बॉन्डिंग कहती है वो एक दूसरे से एक खास तरतीब के साथ मिलते हैं, जिसको बॉन्डिंग कहते हैं, जिसको केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। अब जो केमिकल बॉन्डिंग है ना, बड़ी सारी टाइप है, लेकिन दो टाइप्स आपको बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो आपको बतानी चाहिए। एक बॉन्डिंग है जिसको हम कहते हैं आयोनिक बॉन्डिंग, और एक बॉन्डिंग है जिसको हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग। ये दो बॉन्डिंग आपको पता होनी चाहिए। एक ऐसी बॉन्डिंग है एलिमेंट्स के आपस में मिलना, आपस में उनका करीब हो जाना, जिसको हम आयनिक बॉन्डिंग कहते हैं। और एक ऐसी बॉन्डिंग है जिसको हम क्या कहते हैं? कोवेलेंट बॉन्डिंग कहते हैं। अब आयनिक बॉन्डिंग क्या है, कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या है, इसको जरा हम देखते हैं। आयनिक बॉन्डिंग वो बॉन्डिंग होती है जिसके अंदर क्या होता है?
एक एलिमेंट यहाँ पे ए है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक एलिमेंट बी है, ठीक है। इसके इसके लाजिम बात है, इसका न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होंगे, न्यूट्रॉन्स होंगे, इसके बाहर बाहर ऑर्बिट्स होंगे, ऑर्बिट्स में से इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स होंगे ऑर्बिट्स के अंदर, इसके अंदर भी ऐसे ही होगा। अब आयनिक बॉन्डिंग वो बॉन्डिंग होती है जिसमें एलिमेंट, एक एलिमेंट यानी ए है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन जो बाहर घूमने वाला है, ये किसी दूसरे एलिमेंट को दे दे, यानी ये इलेक्ट्रॉन जो इसका था ये इसको दे दे, यानी कि या ये इसको दे दे, पूरे का पूरा इलेक्ट्रॉन दे दे, एक दे दे, दो दे दे, तीन दे दे, एक ही बात है, ठीक है। तो ऐसे इनके दरमियान में जब ये वाला बॉन्ड बनेगा इसको हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड इज अ बॉन्ड इन विच वन एलिमेंट donates or gives one or many electrons to other element। तो ऐसे बॉन्ड जो कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से वजूद में आए उनको हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। ये बात आपको पता चलेगी, इसकी एग्जांपल मैं भी आपको बताऊं। दूसरा देखिए, कोवलेंट बॉन्डिंग। कोवलेंट बॉन्ड क्या है, ये भी उसी तरह, ये बी है, ए है, ये बी है, ऐसा बॉन्डिंग जिसमें एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन के बाहमी इश्तराक से जो बॉन्ड वजूद में आए उसको हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्डिंग। इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ, इससे में से आपको ज्यादा क्लियर होगा। अब सबसे पहले तो आपको ये पता हो कि ये तो बॉन्डिंग तो चलो है ही है, ये बॉन्ड बनाते ही क्यों है। तो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, अभी हमारे पास एक एलिमेंट है जिसका एक न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो याद रखिएगा जो पहला ऑर्बिट होता है किसी भी एलिमेंट का, उसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं एट मैक्स, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, जीरो इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो ऑर्बिट ही नहीं होगा। तो पहला जो ऑर्बिट होगा किसी भी न्यूक्लियस का, उसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। और जो दूसरा ऑर्बिट होता है उसके जो है ना, उसके उसमें कितने हो सकते हैं, उसमें चार हो सकते हैं, उसमें चार हो सकते हैं। और जो तीसरा ऑर्बिट होता है उसके अंदर आठ हो सकते हैं, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, आठ से ज्यादा नहीं हो सकते। तो इसको निकालने का एक सिंपल तरीका होता है 2n स्क्वायर, कि जो आपका जो पहला ऑर्बिट है, ठीक है, पहला ऑर्बिट जो है ना उसमें कितने होंगे जी, आप n की जगह वन डालें, वन डालेंगे तो वन का स्क्वायर वन, वन मल्टीप्लाई बाय टू, टू, मतलब पहले में कितने होंगे, टू। दूसरे ऑर्बिट में कितने होंगे, दो दूने चार, चार दूने आठ, इसका मतलब दूसरे में आठ होंगे, दूसरे में चार नहीं होंगे। तो ये फार्मूला तो ये बता रहे थे, उसका मतलब मैंने जो चार लिखे हैं तो वो चार नहीं होंगे, दो होंगे, ठीक है। तो ये जो चार वाला यहाँ पे मैंने आपको बताया है ये नहीं होंगे, पहले ऑर्बिट में दो होंगे, दूसरे में आठ होंगे। यहाँ से आप देखें, तीसरे में से आप निकालें, तीसरे में से अगर हम निकालेंगे तो तीन तिया नौ, नौ दूनी 18, तीसरे में 18 होंगे, और इसी तरह लीव दैट। आपको बस पता चल गया, अगर आपसे कभी पूछ ले कि पहले ऑर्बिट में कितने होंगे तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, टू एच, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में आप निकाल सकते हैं। अब जो ये तो सारा कुछ होता है। अब जो भी एलिमेंट है ना वो चाहता है कि उसका जो ये मैं देखे ना आप, इस ऑर्बिट में कितने हैं, मैक्सिमम दो, दो हो सकते हैं। तो कोई भी एलिमेंट है ना वो चाहता है कि उसके जिस ऑर्बिट के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं ना मैक्सिमम हो सकते हैं उतने हों, यानी इसके अंदर मैक्सिमम दो हो सकते हैं तो दो हों, इसके अंदर आठ हो सकते हैं तो वो कहते हैं आठ हों, ठीक है। तो इस चीज, तो वो चाहता है एलिमेंट के उसके आखिरी जो ऑर्बिट है उसके अंदर जो है ना वो पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन्स हो, ठीक है, ठीक है। और इसको उसमें कहते हैं केमिस्ट्री की जुबान में ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल ये कहता है कि कोई भी एलिमेंट है वो अपने जो आउटर मोस्ट शेल है उसके अंदर जितने, उसके हिसाब से आउटर मोस्ट शेल के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल हो सकते हैं वो उतने रखने की पूरी कोशिश करता है, इसको कहते हैं ऑक्टेट रूल। अब इसी एग्जांपल से ही इसी को हम जब आयनिक बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्डिंग से जरा देखेंगे तो फिर आपको यहाँ से क्लियर होगा। अब यहाँ पे हमारे पास एक एलिमेंट है, मैं एग्जांपल देता हूँ, जो है हमारे पास सोडियम। हमारे पास क्या है जी, सोडियम। अब सोडियम जो एलिमेंट है हमारे पास, इसको अब देखें ना, अब ये इसका सिंबल है, ये एन इसका सिंबल है, ठीक है, नाम इसका सोडियम है,
ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि सोडियम को Na से जाहिर करते हैं, सोडियम को Na से जाहिर करते हैं। ठीक हो गया जी। तो ये आपके पास है, हमारे पास एक एलिमेंट है सोडियम। इसी तरह हमारे पास एक और एलिमेंट है जिसको हम कह सकते हैं क्लोरीन। ये भी हमारे पास एक एलिमेंट है क्लोरीन, इसको हम Cl से जाहिर करते हैं। अब इनको जरा हम वन बाय वन देखते हैं कि इसके अंदर कैसे इसको, इन दोनों को मैंने क्यों आपके सामने नाम लिया। अब जो सोडियम है, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 11 है। सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, 11 है। ठीक है। और जो क्लोरीन है इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 17 है। अभी जरा यहाँ पे देखिएगा कि कैसे इसको हम जरा देखते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। सोडियम का जो एलिमेंट होगा, जैसे आपको बताया, इसके पहला शेल में कितने होंगे इलेक्ट्रॉन्स, वो उस रूल के मुताबिक टू एन स्क्वायर के रूल से 2 होंगे। आ गए। ठीक है, एटॉमिक नंबर 11 है, इसका मतलब यह है कि इसके वैलेंस शेल में 11 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 11 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अंडरस्टूड होगी ना। इसी को देखना, सोडियम के पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। फिर दूसरा ऑर्बिट हमारे पास आ जाता है जिसके अंदर क्या है, अ, कितने जी, दूसरे के अंदर 8 होते हैं, तो इसके अंदर 8 आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 और 2 10 हो गए। एक और इलेक्ट्रॉन रह गया, तो अब इसके अंदर तो नहीं आ सकता ना, इसके अंदर तो 8 आ सकते हैं, इसके अंदर भी नहीं आ सकते। तो एक और ऑर्बिट आ गया, उसके अंदर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, अकेला घूम रहा है। क्लोरीन में क्या है, 17 है, तो क्लोरीन को जरा बना लेते हैं। क्लोरीन के पहले शेल में 2 होंगे, उसी तरह जिस तरह सोडियम के थे। उसके बाद दूसरे शेल में कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 10 हो गए। 10 के बाद 7 इसमें होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 17 हो गए। अब जरा देखें, जरा गौर करें कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, वो बेचारा अकेला घूम रहा है और बोर हो रहा है। ठीक है। ये चाहता है कि ऑक्टेट रूट पुल हो, यानी कि इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो है ना वो जितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं वो हों। यही चाहता है ना ये। तो इसके आउटर मोस्ट, अगर 8 इसके पूरे हैं, लेकिन ये एक्स्ट्रा है। अब अब ये इसको पूरा करने के लिए, अब इसके इस शेल में कम से कम ऑक्टेट के लिए 8 तो होने चाहिए ना, इसको 8 तो चाहिए। या तो ये है कि इसको यानी 17, यानी तीसरे में 18 हो सकते हैं, या तो इनको 17 मिल जाए। तो 17 ना भी मिले तो ईमान का मिनिमम जो दर्जा है वो ये कि 8 तो मिल जाए। 8 के लिए इसको 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 7 इलेक्ट्रॉन इसको कोई देगा, कोई नहीं देगा। इतने इलेक्ट्रॉन कौन देता है। तो यहाँ पे जो क्लोरीन है, जरा इसको देखें, इसके 2 हैं, यहाँ 8 है, यहाँ पे 7 है। अब इसके तीसरे में होने तो 18 चाहिए, लेकिन 18, चले 18 तो होंगे नहीं। लेकिन अगर 18 की जगह किसी भी शहर के अंदर अगर 8 हो जाए ना, तीसरे चौथे के अंदर, तो फिर भी ये मुतमिन हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। इसके पास 7 हैं, आखिरी में इसको 1 चाहिए। और ये क्या है, एक अकेला घूम रहा है। तो ये क्या करते हैं आपस में, एक आपस में ये जनाब ये कहते हैं, आपस में एक मुआहदा करते हैं, आपस में इस तरह मिलते हैं। ये कहता है, Na कहता है इसको, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये मैं आपको सारे का सारा दे देता हूँ। अब ये यहाँ इसको दे देता है। अब ये जो है इसका, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाता है तो इसका ये ऑर्बिट खत्म हो गया, तो इसके आखिरी ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन बच गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑक्टेट रूल मुकम्मल हो गया इसका, और ये एक स्टेबल एलिमेंट बन गया। स्टेबल ये तभी होते हैं जब इनके वैलेंस में 8 पूरे हों, या जितने मैक्सिमम है वो हों। इसके भी 8 पूरे हो गए, पहले इसके 7 है, अब इसके 8 हो गए। 8 8 2, ये भी खुश हो गया, ये भी खुश हो गया, इसने एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। अब जो देने वाला होता है उसके ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, +1। और जो क्लोरीन है, इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसके ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। तो हमारे पास एक सोडियम थी और हमारे पास क्या थी, क्लोरीन थी। जब ये आपस में मिले तो हमारे पास बन गया NaCl। इसके ऊपर +1 चार्ज और इसके ऊपर -1 चार्ज, सोडियम क्लोराइड। और ये जो जो कुछ हुआ, देखिए ना, अब हुआ क्या, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया और इसको मिला। तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से जो आपस में बॉन्ड बना, एन, और जो कंपाउंड बना हमारे पास वो NaCl था। और जो इनके दरम्यान जो बॉन्ड बना, जो पहले बात की थी, उस बॉन्ड का नाम क्या है, आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड। ये जेम्स बॉन्ड 007 नहीं है।
ठीक है, ये आयनिक बॉन्ड है। तो आयनिक बॉन्ड जो है ना इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर से वजूद में आया, तो ये NaCl है। इस NaCl को सोडियम क्लोराइड कहते हैं, सोडियम क्लोराइड कहते हैं, याद रखिएगा, सोडियम क्लोराइड कहते हैं। इसी को जो है ना नमक भी कहते हैं। नमक का यही फॉर्मूला है जो आप नमक घर में इस्तेमाल करें, नमक साल्ट, ये चीज सेम चीज है। इसको टेबल साल्ट भी कहते हैं, टेबल साल्ट भी कहते हैं, नमक भी कहते हैं, साल्ट भी कहते हैं, सोडियम क्लोराइड भी कहते हैं। और सोडियम क्लोराइड से अगर आपके पूछे इसके अंदर कौन सा बॉन्ड है, तो ये आयनिक बॉन्ड है जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन के देने से जो है ना दूसरे दूसरे एलिमेंट को ये आपका बॉन्ड बनता है। तो यहाँ तक मुझे बता दें कि आपको यहाँ तक ये क्लियर हो गया, आयनिक बॉन्ड की एग्जांपल आपको क्लियर हो गई। हाँ जी बताइएगा, सब बताएं। बोर तो नहीं हो गए? ये ना कहें सर ने हमें आज किधर घुसा दिया। हाँ जी, चीजें क्लियर हो रही हैं। केमिस्ट्री को आज हमने खत्म करना है। ऐसे ही है, केमिस्ट्री हम पढ़ते थे तो। हाँ जी, बस फिर ये तो है। वैसे ना हाँ थोड़ी डिटेल्ड है, सही है, बाकी आप सर आप सही कह रही हैं, थोड़ा डिटेल है। डिटेल्ड है, बस क्या करें फिर अब, बिल्कुल जो है ना कोशिश करें तो, क्योंकि अगर इसको मैं सरफेस बिल्कुल ऊपर ऊपर से पढ़ाऊँ ना, तो फिर समझ कोई नहीं आनी, खास तौर पे जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं ना उनको बिल्कुल कख समझ नहीं आनी। तो इसको थोड़ा सा मैं डिटेल से बता रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी ये ड्राई सब्जेक्ट है, तो फिर आपको परेशानी होगी। सरफेस पे रहने दें, कहते हैं तो मैं तो अभी खींचूंगा फिर। सरफेस पे रहते हैं तो ठीक है। हाँ जी, डिटेल से ठीक है, ये ऐसे ठीक है। क्या कहते हैं, जल्दी जल्दी बताएं फिर हम वापस जाते हैं। चलें जी ठीक है, गपशप लगाते हैं। यहाँ तक हो गई, आयनिक बांड आपका क्लियर हो गया। ठीक हो गया जी। अब दूसरा जो बॉन्ड था वो कोवलेंट बॉन्ड था, उसकी भी जरा हम एग्जांपल देखते हैं। अच्छा, अब एक एलिमेंट है, मिसाल के तौर पे हमारे पास हाइड्रोजन है। आपको पता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? एक होता है। इसका मतलब ये है कि इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा। क्या लिखा है सर इसके बाद, कोवलेंट है, शेयरिंग पे खत्म कर दें। देखते हैं जी। अच्छा, अब एटॉमिक जो हमारे पास हाइड्रोजन है, इसका एक एटॉमिक नंबर है। इसी तरह एक और एलिमेंट है, वो भी हाइड्रोजन है, उसका भी एक इलेक्ट्रॉन, एक उसका एटॉमिक नंबर है, यानी इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा, और इसके जो न्यूक्लियस है उसके अंदर एक प्रोटॉन होगा। तो मैं इसको जरा ड्रा करता हूँ, मैं कहता हूँ ये मेरे पास एक एलिमेंट है हाइड्रोजन जिसकी वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। यहाँ भी एक हाइड्रोजन बैठा हुआ है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। अब इसके पहले ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, इसके भी दो होने चाहिए ना। इसके पास ये कहीं से इधर उधर देखता है कि यार मुझे कोई इलेक्ट्रॉन दे दे, मुझे कोई इलेक्ट्रॉन दे दे, कोई नहीं देता। ये भी इधर उधर देखता है तो इसको भी कोई नहीं देता। तो ये इससे भी कोई नहीं देता, इससे भी कोई नहीं देता। तो इनका फिर आपस में पैचअप हो जाता है। ये कहते हैं यार ऐसा करते हैं, हम जो है ना इश्तराक कर लेते हैं। क्या, कैसे इश्तराक करते हैं? ये हाइड्रोजन यहाँ पड़ा रहता है, ये जनाब उस हाइड्रोजन को कहते हैं आप मेरे करीब आ जाए। वो उसके करीब आ जाता है, और ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, आपस में ऐसे शेयर कर लेते हैं। अब जब शेयर करते हैं तो इसके अब कितने हो गए, इसके भी दो हो गए हैं, दो उसके हो गए, तो ऑर्बिट दोनों का मुकम्मल हो गया। तो ये जो बाहमी शेयरिंग से जो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड वजूद में आया,
एच एच इसको कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। ठीक हो गया जी। कोवलेंट बॉन्ड जो कि शेयरिंग से वजूद में आया। और जब इससे इसका उससे क्या फर्क है सोडियम क्लोराइड से, कि वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से वजूद में आया। ठीक हो गया जी। तो ये बुनियादी बॉन्डिंग है इसका, यही आपको बुनियादी पता हो, इससे ज्यादा आप इतना ज्यादा डी में जाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमने बॉन्डिंग कंप्लीट कर ली, केमिकल रिएक्शन हमने वैसे देख ली, उसकी टाइप्स देख ली। उसके बाद जो है ना, हम देखते हैं कि जो चीज़ है, अब वो रिएक्शन भी हमारे पास हो गए, कौन सी चीज़ रह गई है। अब हाँ, अब एसिड बेसिस को जरा देख लेते हैं कि अब केमिस्ट्री के अंदर ना हमारे पास नहीं नहीं, एक एक टॉपिक छोटा सा और कर लेते हैं, अभी खत्म होने वाला, इतना ज्यादा है नहीं। खत्म करना है ना, फिर हमारा कोर्स पे रह जाएगा। कल भी हमारी छोटी सी क्लास थी। अच्छा जी, अब क्या है, एसिड बेसिस को जरा देख लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है, इतना बड़ा टॉपिक नहीं, एक दो टॉपिक रह गए, हम उसको खत्म करते हैं। एसिड बेसिस क्या है जी, कि जिस तरह एलिमेंट्स होते हैं ना, इसी तरह कायनात के अंदर, इसी तरह दुनिया के अंदर कुछ ऐसे मिक्सचर पाए जाते हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट्स पाए जाते हैं, ठीक है। उनको हम कुछ को एसिड्स कहते हैं, कुछ को बेसिस कहते हैं। कैसे कहते हैं कि कुछ ऐसे हमारे पास एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जिनका जो जायका है वो तुच्छ होता है, सोर टेस्ट होता है, खट्टा जायका होता है, नेचर में ऐसे होता है, सोर टेस्ट होता है। और कुछ ऐसे होते हैं जिनका जो टेस्ट होता है ना, वो कड़वा होता है, बिटर होता है, नेचुरली है। कुछ को हम एसिड्स कह देते हैं, कुछ को हम बेस कहते हैं। किस बेस पे कहते हैं? बेस है एक स्केल जिसको हम कहते हैं पीएच स्केल। उसके बेस पे हम उन्हें कुछ एलिमेंट्स को, कुछ कंपाउंड्स को हम एसिड्स कह देते हैं, और कुछ को हम बेसिस कह देते हैं। किसकी बेस पे? पीएच की। पीएच स्केल एक स्केल है जो कि 0 से लेकर और 14 तक है। 7 इसका मिडल है। अगर कोई भी चीज, कोई भी एलिमेंट जो ना एसिड हो ना बेस हो, उसको हम कहते हैं ये न्यूट्रल है, वो 7 पे आता है। अगर कोई ज्यादा, जिसके अंदर तुषपन ज्यादा है, तो हम उसको एसिड की कैटेगरी में शामिल करते हैं, जिसके अंदर बिटरपन ज्यादा है तो हम उसको बेस की कैटेगरी में। जो 0 या 1 है ना, ये आपके हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं ना, वो यहाँ पे आते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स। यानी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो एसिड होगा ना, वो 0 के करीब होगा, 1 2। फिर इधर जो है ना स्ट्रॉन्ग एसिड्स, यहाँ पे कम एसिड्स होते जाएंगे, होते जाएंगे, होते जाएंगे, होते जाएंगे, यहाँ पे न्यूट्रल हो जाएगा। न्यूट्रल के बाद यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बेस से शुरू हो जाएगी, बेस, बेस से शुरू हो जाएगी। और यहाँ पे जो बेस है ना, ये सबसे हार्श बेस जो है ना, वो यहाँ पे होगी, बेसिस यहाँ पे होगी। ये कम हार्श होगी, ये उससे कम हार्श होगी, यहाँ पे न्यूट्रल हो जाती है, फिर यहाँ पे एसिड शुरू हो जाता है। यानी आप न्यूट्रल से लेफ्ट साइड पे जाएं तो भी एसिड्स का क्वांटिटी बढ़ती जाती है, और यहाँ पे बेसिस की क्वांटिटी बढ़ती जाती है। ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि जो एसिड्स होते हैं, इनकी जो पीएच है ना, पीएच वो 7 से कम होती है। और बेसिस की जो पीएच है वो कैसे होती है? 7 से ज्यादा होती है। तो पीएच स्केल पे ये मेजर करते हैं हम इसको। तो एसिड रेन जो होती है ना, आपकी जो रेन होती है, आम रेन, वो न्यूट्रल होती है। लेकिन जो एसिड 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 रेन होती है, जो हम देखे थी, उसकी पीएच क्या होती है? 7 से कम होती है। ठीक हो गया जी। अब जी, अगर मैं आपसे रियल लाइफ एग्जांपल बताऊं तो हाँ से आपको क्लियर हो, तो आपका जो प्योर वाटर होता है ना, वाटर जो हम पीते हैं, ये हमारा न्यूट्रल होता है। ठीक है। इसके बाद जो आपका सी वाटर होता है ना, सी वाटर, ये क्या होता है? थोड़ा सा बेसिस की तरफ होता है। उसके बाद हमारे पास जो बेकिंग सोडा है, वो भी आपका बेसिस की तरफ से, लेकिन उसकी ज्यादा की जरूरत है। आपकी जो कॉफी है ना, कॉफी, वो हल्की सी एसिडिक होती है। ठीक है। इसके बाद जो लेमन होता है ना, लेमन जूस, ये जो नींबू का जायका जिस तरह तुर्च तुर्च होता है ना, वो आपका जो है ना, वो एसिडिक होता है। ठीक हो गया जी। तो ये है एसिडिक और ये है बेसिक। अब आमतौर पे एसिड और इसकी तारीफ क्या होती है जी? तारीफ ये है, जिस तरह आपको यहाँ इस तरह बता दिया कि
जिसकी पीएच 7 से कम हो वो एसिड होगा, जिसकी पीएच 7 से ज़्यादा हो वो क्या होगा, बेसिस होगा। और इसकी केमिस्ट्री वालों ने जो तारीफ की है वो ये की है कि एन एसिड इज एनी हाइड्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंस दैट इज कैपेबल ऑफ डोनेटिंग प्रोटॉन और अनदर सब्सटेंस। जो प्रोटॉन दे सकता है उसको आप क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, एसिड कहते हैं। इसको बस याद रखना, प्रोटॉन दे सकता है। ठीक है, ये वैसे केमिस्ट्री के डेप्थ में इसका है। और जो हाइड्रोजन एटम को एक्सेप्ट कर सकता है उसको हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। ठीक हो गया जी। बस इससे ज़्यादा जो है ना इसकी मजीद ज़रूरत नहीं है। आमतौर पे जो एसिड्स होते हैं ना, एसिड्स ये देखना बस, ये अच्छे कंडक्टर होते हैं बिजली के। ठीक है, इसी वजह से आपके जो घर में यूपीएस है उसके साथ एक बैटरी पड़ी होगी, उस बैटरी में एसिड होगा, तेजाब होगा। आमतौर पे तेजाब वो क्या होता है, H2SO4 होता है, यानी सल्फ्यूरिक एसिड। और वो एक अच्छा कंडक्टर होता है, तभी वहां पे रखा होता है ना। तो आप ये याद रखें कि जो एसिड होते हैं ये अच्छे कंडक्टर होते हैं, और बेस इतने अच्छे कंडक्टर नहीं होते। तो ये एसिड और बेसिस का बेस, बेस का थोड़ा सा कंसेप्ट हो गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, फार्मूलाज हैं, जो अक्सर पेपरों में पूछे जाते हैं, वो आपको मैं यहाँ लिख देता हूँ, वो आपको पता होने चाहिए। वन बाय वन वो लिख देते हैं जी। वो आपने समझ आ जाए तो ठीक है, ना समझ में आए तो आपने उसको रट लेना है। सबसे पहले पहले है जनाब, सबसे इंपॉर्टेंट, वाटर। वाटर का फार्मूला है H2O। वाटर का फार्मूला है H2O। उसके बाद है जनाब कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका फार्मूला है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। मोनो एक को कहते हैं ऑक्साइड, ओ को कहते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड। इसी तरह कार्बन डाई ऑक्साइड, CO2। CO2 ठीक है। इसको ड्राई आइस, इस ड्राई आइस भी कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस भी कहते हैं, ड्राई आइस, CO2। उसके बाद जो आपको फार्मूला पता होना चाहिए इम्पोर्टेंट सा, वो है वाशिंग सोडा। वाशिंग सोडा, इसका है जनाब सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट, वाशिंग सोडा। उसके बाद है बेकिंग सोडा। अब आप कहेंगे ये क्या, लेकिन ये पेपर में पूछे होते हैं। बेकिंग सोडा, और ये होता है सोडियम बाइका, ये सोडियम, ये यहाँ पे ये कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट है। ये सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट वाशिंग सोडा, और सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा। ठीक हो गया जी। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, वो आपको बता दिया, सोडियम क्लोराइड, जो कि NaCl है, इसको टेबल सॉल्ट भी कहते हैं। ठीक है। इसके बाद आपको कौन सा पता होना चाहिए, वाटर भी हो गया। ग्लूकोज का फॉर्मूला कर लें, ग्लूकोज C6H12O6, ये है ग्लूकोज। बस यही आई थिंक सो, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया जी। तो ये फार्मूले आपको पता होने चाहिए, केमिस्ट्री में इस्तेमाल होते हैं। वाटर, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट। O2 होगा, O3 होगा तो ऑक्सीजन ही होगा, वो ओजोन होगा। अब हमारे पास क्या है, एक लास्ट टॉपिक जो हमने आज कवर करना है वो करते हैं, और फिर करते हैं छुट्टी। वो दो लॉज हैं जो केमिस्ट्री के हवाले से बड़े इंपॉर्टेंट है, वो आपको पता होने चाहिए। कौन से हैं जी, उनको जरा देख लेते हैं। दो लॉज हैं, बड़े आसान आसान। एक है बॉयल्स लॉ, और एक है चार्ल्स लॉ। बॉयल्स लॉ ये कहता है कि किसी भी जगह पे अगर टेम्परेचर आपका कांस्टेंट हो किसी भी गैस का, तो आपका वॉल्यूम जो होता है किसी भी गैस का, और आपका जो प्रेशर होता है, ये आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं।
देखिए, आप प्रेशर को बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम कम होता है, वॉल्यूम को बढ़ाते हैं तो प्रेशर को कम होता है। तो अगर आप इसको मजीद आगे चलाएं तो प्रोपोर्शनलिटी खत्म करने के लिए क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, तो पी वी इज इक्वल टू के होगा ना, के और पी होगा, तो आप कहेंगे के इज इक्वल टू वी पी, या पी वी कह लें। ठीक है, तो उसको मजीद फिर आगे करके पी वन वी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू। बस इतना ही याद रखें। नहीं समझ में आ रहा तो रट लें। बॉयल जरा ये कहता है कि वॉल्यूम और प्रेशर कांस्टेंट टेम्परेचर पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो यहाँ से ये निकाल लिया पी वन वी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू, तो पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये आपका है बॉयल्स लॉ। उसके बाद एक और है आपका चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या क्या कहता है, वो कहता है कि जब आपके पास प्रेशर कांस्टेंट हो, प्रेशर कांस्टेंट हो, तो आपका जो वॉल्यूम है और आपका जो टेम्परेचर है ये आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, वॉल्यूम और टेम्परेचर। तो यहाँ से V इज इक्वल टू के टी कर लें, और K इज इक्वल टू कर लें आप V ओवर टी। यहाँ से आप कह सकते हैं V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2। ये इक्वेशन आप याद कर लें तो कर लें, ना करें तो ना करें। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T, और इसमें तीन वेरिएबल है ना, वॉल्यूम टेम्परेचर और प्रेशर। अब ये दो है ना, वॉल्यूम प्रेशर, यहाँ पे तीसरा टाइम नहीं है ना, टाइम कह रहा हूँ, टेम्परेचर नहीं है, तो वो कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट टेम्परेचर पे वॉल्यूम और प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर नहीं है, तो कांस्टेंट प्रेशर पे वॉल्यूम और टेम्परेचर आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसको चार्ल्स लॉ कहते हैं, उसको बॉयल्स लॉ कहते हैं, बस। हाँ जी, अब जरा मुझे बताएं कि सब आपको ओके हो गया कि नहीं हुआ। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। बस यही जो है ना बेसिक्स थी केमिस्ट्री की। अब इसमें एक आधा टॉपिक है, वो इंशाल्लाह हम देख लेंगे। अगर अभी कहते हैं तो अभी कर लेते हैं। ठीक हो गया, चलिए बस कर लेते हैं। तो केमिस्ट्री हमने जो है ना उसकी बेसिक्स कर ली हैं ऑलमोस्ट। एक दो चीज़ें रह गई हैं, वो इंशाल्लाह हम कवर कर लेंगे। फिजिक्स की हमने बेसिक्स कर ली हैं, एक दो चीज़ें रह गई हैं वो हम कर लेंगे। कल इंशाल्लाह हम बायोलॉजी की बेसिक्स कर लेंगे। और बायोलॉजी की बेसिक्स के साथ हम कोशिश करेंगे कि जो फिजिक्स और केमिस्ट्री की रह गई इनको भी कवर कर लें। और कल ही हम साइंस को कंक्लूड कर दें, या ना भी कर सके तो हम कोशिश करेंगे कि फ्राइडे को इंशाल्लाह इसको ख़त्म कर दें, और साइंस का हमारा जो पूरा एक स्ट्रक्चर है वो आपके सामने तैयार हो जाए, और आप मुझे मंडे को बेहतरीन सा क्विज दे दें। ठीक हो गया जी। कोई आपके सामने कोई पिक्चर बनी है साइंस की या नहीं बनी। किसी का कोई सवाल है, पर किसी ने अब कोई सवाल जो सामने लिखा हुआ होगा, कोई सवाल लिखा हुआ है तो आप पूछ लें जी। अब जरा देखें कि पीपीएससी वाले, एफपीएससी वाले आपसे कितनी तवक्कुआत रखते हैं। वो कहते हैं आपको क्या कुछ आना चाहिए, उनकी कितनी बड़ी तवक्कुआत है आपसे। इस्लामियात भी पढ़ें, कितनी चीज़ें पढ़ें, तो फिर बताएं कि जीके कितनी बड़ी चीज़ है। आप तो अपने सब्जेक्ट पढ़ के बैठे हुए हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, लेकिन जीके बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसका तो आपको अंदाज़ा लगा लिया होगा। हाँ जी, जीके की वुसअत का अंदाज़ा हुआ है या नहीं हुआ। हाँ जी बताइए। किसी का कोई सवाल है तो पूछ ले, या सर कोई सवाल नहीं है, बस हमें सोने दें। एक ही हमारा यही सवाल है कि हमें सोने दिया जाए। ठीक हो गया जी, किसी का कोई सवाल है तो बता दे, फिर हम कंक्लूड करते हैं, इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। ओके हो गया जी, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। खुश रहें, आबाद रहें, और कल मिलते हैं जी। कोई नहीं, नींद तो फिर आ जाती है।
अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।